मुझे गलत मत समझिए, मेरी कोई गलती नहीं थी ये सब। उसकी बात पूरी होने से पहले ध्रुव बोल पड़ा। हाँ, गलती तुम्हारी थोड़ी थी। तारा को अपनी जगह बिठाकर जाना, एयरपोर्ट से गायब होना और फिर 9 महीने बाद अचानक वापस आना, ये सब शायद मैंने ही किया होगा। और कल शाम तक तुम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन यहाँ आते ही घायल हो गई, वो भी शायद मेरी वजह से। उसकी आवाज में गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। ग्रीष्मा ने नजरें झुका ली। ध्रुव ने फिर कहा, अपनी कहानी किसी और को सुनाना। तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं, अब अपना सामान उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ। रत्ना जी तुरंत बोल पड़ी, ये कैसी बातें कर रहे हो ध्रुव? गायत्री देवी ने उनकी बात काटी। क्या गलत कह रहा है? हमने इसे इंसानियत के नाते यहाँ रखा था, कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी कि जब मन करे कोई भी आ जाए। ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर तो फैसला हो गया। दादी की बात सबसे ऊपर है। अब आपकी बेटी आपको मिल गई है, इसलिए आप लोग इसे लेकर जा सकते हैं। सरिता जी ने ग्रीष्मा की तरफ देखा। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बताओ आखिर हुआ क्या था? ग्रीष्मा ने गहरी सांस ली। क्या कहूँ मम्मा, जब ध्रुव ने बिना कुछ जाने सब तय कर लिया तो मेरा सच किसी के लिए मायने नहीं रखता। ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुम्हारी किसी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी एकता जी बीच में आ गई। लेकिन हमें है, बताओ ग्रीष्मा, आखिर तुम गई कहाँ थी? ग्रीष्मा ने अपनी अगली चाल चली। मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती, मुझे सिर्फ तारा से कुछ सवाल करने हैं। ध्रुव ने तुरंत तारा का हाथ पकड़ लिया। मेरे रहते ऐसा नहीं होगा, जो पूछना है मुझसे पूछो। ग्रीष्मा ने उसकी तरफ देखा। ठीक है, क्या मैं इतनी बुरी थी कि तुमने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की? ध्रुव ने पलट कर पूछा। और तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है? ग्रीष्मा ने दर्द भरी आवाज बनाई। मुझसे गलती हुई, लेकिन तारा, मैंने तुम्हें अपनी जगह बैठने को कहा था, मेरी जगह लेने को नहीं। तुमने कहा था कि मेरा इंतजार करोगी, लेकिन तुमने ध्रुव से शादी कर ली। सरिता जी तुरंत बोली, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, सब इस लड़की का किया धरा है। ध्रुव का धैर्य जवाब दे रहा था। अगर हमारी शादी हो गई थी तो ये 9 महीने तक वापस क्यों नहीं आई? ग्रीष्मा की आंखों से आंसू निकल आए। मैं वापस आई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी और तारा की शादी हो गई है तो मैं टूट गई। उसी समय उत्कर्ष मेहरा ने मेरा अपहरण कर लिया। मैं महीनों तक कैद रही, बड़ी मुश्किल से वहां से निकली हूँ और यहाँ सब मुझ पर सवाल उठा रहे। वो जोर जोर से रोने लगी। सरिता जी ने उसे गले से लगा लिया। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन हमें इस चालाक तारा। उसी समय साहित्य आगे आया। माइंड योर लैंग्वेज आंटी जी, मेरी भाभी के लिए एक शब्द भी गलत मत कहिए। रत्ना जी हैरान थी। उन्होंने पूछा, ये उत्कर्ष मेहरा कौन है? क्या वही आदमी जिसने तारा पर हमला करवाया था? ग्रीष्मा ने धीरे से सिर उठाया। हाँ, वही आदमी हमारी शादी के पहले से ध्रुव को धमकियां दे रहा था। उसे सोचा कि हमारी शादी नहीं हुई और मुझे किडनैप कर लिया। मैं उसी की कैद में थी। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन ध्रुव की आंखों में अब भी अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। ग्रीष्मा के मुंह से उत्कर्ष मेहरा का नाम सुनते ही रत्ना जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में ध्रुव की तरफ देखा। मैंने तुमसे कहा था ना कि अब तुम हमसे कुछ नहीं छुपाओगे। ग्रीष्मा ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया। आप जानना चाहती है ना कि उत्कर्ष मेहरा कौन था? आंटी, मैं बताती हूँ। वो उन मजदूरों का बेटा था जो बरसों पहले आपकी फैक्ट्री में काम करते थे। उसने मुझे बताया कि जब जोधपुर की फैक्ट्री में आग लगी थी तब सब कुछ आप संभाल रही थी। वो आग आप लोगों ने लगवाई थी ताकि मजदूरों को चोर साबित किया जा सके, जबकि वो निर्दोष थे। वो इसी बात का बदला लेने वापस आया था। जब उसने मुझे कैद करके रखा तब उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। इतना कहते वो रोने लगी और सरिता जी के गले लग गई। मम्मा, आप यकीन नहीं करेंगी, बदला लेने के लिए उसने मुझे कितनी तकलीफ दी। मेरा एक एक दिन उसने जहन्नुम बना दिया। भावेश जी अब तक चुप थे, लेकिन अपनी बेटी की हालत देखकर उनका दिल पसीज गया। अच्छा, तब इनकी गलतियों की सजा हमारी बेटी को भुगतनी पड़ी। पहले इस लड़की का धोखा और फिर सिंघानिया परिवार का दुश्मन। गलती कोई और करे और सजा मेरी बेटी को मिले। एकता जी ने भी तुरंत ग्रीष्मा का पक्ष ले लिया। हम सब जानते हैं कि ग्रीष्मा ने अपनी जगह तारा को बिठाकर गलती की थी, लेकिन इसकी बातें सुनकर साफ है कि उसके बाद जो हुआ उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। धीरे धीरे कमरे का माहौल बदलने लगा। सरिता जी और भावेश जी तो पहले ग्रीष्मा पर विश्वास कर चुके थे, अब रत्ना जी की आंखों में भी सवाल उतरने लगे। तारा ये सब देखकर घबरा गई। सबकी नजरें उस पर टिक गई थी। उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं ध्रुव भी इन बातों पर भरोसा न करे। तारा ने उम्मीद भरी निगाहों से ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। घबराओ मत, खुद को शांत करो। ये एक नहीं 1000 कहानियां भी सुना दे, तब भी मुझे इस पर यकीन नहीं होगा। तारा की आंखें भर आई। ध्रुव ने उसके आंसू पोंछे और सबकी तरफ देखकर कहा, आप लोगों को तारा पर भरोसा हो या ना हो, मुझे है, और मैं अपनी तारा को कभी नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं। ग्रीष्मा की आंखों में फिर आंसू आ गए। लेकिन मेरा क्या ध्रुव, मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे भरोसे यहाँ आई थी। मैंने तारा को अपनी दोस्त माना और उसने मेरी दोस्ती का फायदा उठाकर तुमसे शादी कर ली। ध्रुव ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है ग्रीष्मा। तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा करूंगा, लेकिन अब मैं तारा के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, इसलिए हमारे बीच आने के बारे में सोचना भी मत। इतना कहकर उसने तारा का हाथ पकड़ा और ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। उनके जाते ही गायत्री देवी ने साक्षी की तरफ देखा। बेटा, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दे। इतना ड्रामा देखकर लग रहा है कि दूसरा हार्ट अटैक भी जल्दी आ जाएगा। ध्रुव की बातों ने ग्रीष्मा को अंदर तक जला दिया। वो अचानक जोर जोर से रोने लगी। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर मुझे ही सजा क्यों मिल रही है? मुझे मेरा ध्रुव वापस चाहिए मम्मा। मैंने उसे प्यार किया है, मुझे उसी से शादी करनी है। मुझे मेरा ध्रुव वापस चाहिए। वो पागलों की तरह चीखने लगी, लेकिन गायत्री देवी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो साहित्य और साक्षी के साथ मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। एकता जी धीरे से रत्ना जी के पास आई। देखा रत्ना, इस लड़की के साथ नाइंसाफी हुई है और इसकी शुरुआत तारा की वजह से हुई। तूने हमेशा सच का साथ दिया है, इस बार भी पीछे मत हटना, सिर्फ इसलिए कि बात तेरी बहू की है। रत्ना जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। एकता की बातें सुनकर ग्रीष्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, ये आंटी मेरी मदद कर सकती है। अगर रत्ना आंटी भी मेरे जाल में फंस गई तो ध्रुव कुछ नहीं कर पाएगा। सॉरी तारा, एक बार फिर तुम्हारे साथ धोखा करना पड़ेगा। सोचते हुए उसने सरिता जी को गले लगा लिया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे तेरा हक दिलवा कर रहूंगी। सिंघानिया परिवार की बहू बनने का हक तेरा था और तेरा ही रहेगा। भावेश जी तुरंत बोले, तुम्हारी माँ सही कह रही है, मैं भी ध्रुव को तुमसे शादी करने के लिए मना लूंगा। एकता जी ने भी भरोसा दिलाया।
और आप लोग चिंता मत कीजिए, रत्ना मेरी बचपन की सहेली है, वो कभी गलत का साथ नहीं देती। इस बार भी आपकी बेटी के साथ गलत नहीं होने देगी। ग्रीष्मा आंखें बंद करके लेट गई। उसके पास उसके माता पिता बैठे थे और एकता जी भी वहीं मौजूद थी। अब उन्हें भी ग्रीष्मा के रूप में तारा से अपना पुराना हिसाब चुकाने का मौका मिल गया था। कमरे में पहुंचते ही तारा की हालत बिगड़ने लगी। वो बुरी तरह घबराई हुई थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो कुछ कहना चाहकर भी नहीं कह पा रही थी। ध्रुव ने उसे धीरे से बेड पर बिठाया और पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। शांत हो जाओ तारा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मैंने तुमसे कहा ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तारा ने पानी लेने के बजाय उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आपको मुझ पर यकीन है ना ध्रुव? मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है। ध्रुव ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया। मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है तारा। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो हम अभी बाहर चलते हैं, तो हम अभी बाहर चले जाते हैं। तारा ने सिर हिलाया। नहीं, पता नहीं क्यों दिल में बहुत डर लग रहा है। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िए, मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है। वो फूट फूट कर रोने लगी। ध्रुव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम कहो तो सारी उम्र तुम्हें ऐसे ही अपने सीने से लगा कर रखूं। अब रोना बंद करो। मुझे मेरी तारा हंसती हुई और पटर पटर बातें करती हुई अच्छी लगती है, ऐसे नहीं। तारा ने धीरे से अपने आंसू पूछे, लेकिन उसका मन अभी भी भारी था। ध्रुव ने फर्स्ट एड बॉक्स खोला और एक दवा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। तुम्हें आराम की जरूरत है, कुछ देर सो जाओ, तुम्हें बेहतर लगेगा। तारा ने मासूमियत से पूछा, अगर मैं सो गई तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया और दवा वापस रख दी। वो बेड पर बैठ गया और उसने तारा का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, आंखें बंद करो, मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ, हो सकता है उसके बाद तुम्हें नींद आ जाए। धीरे धीरे उसने गुनगुनाना शुरू किया। काइंडली पुट दैट लाइन ओनली। उसकी धीमी आवाज कमरे में फैल गई। कुछ देर बाद उसने देखा कि तारा की आंखें बंद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। ध्रुव ने धीरे से उसका सिर अपनी गोद से हटाना चाहा, लेकिन नींद में भी तारा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो बड़बड़ा रही थी, प्लीज ध्रुव, मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। ध्रुव की आंखें भीग गई। उसे धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा और सोचने लगा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा तारा। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता पाऊंगा। जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ, तब शायद ये डर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। शायद तुम्हारा ये डर खत्म हो जाएगा। उसने झुककर उसके माथे को चूम लिया। दूसरी तरफ रत्ना जी अपने कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त सही क्या है और गलत क्या। तभी गायत्री देवी कमरे में आई। उन्होंने साक्षी को बाहर भेजा और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे पहले से पता था कि तुम यहीं परेशान घूम रही होगी। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे मन में इतनी उलझन क्यों है? रत्ना जी ने गहरी सांस ली। समझ नहीं आ रहा कौन सही है और कौन गलत। ग्रीष्मा जिस हालत में मिली उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और तारा ने ध्रुव से धोखे से शादी की थी। गायत्री देवी धीरे से बोली, धोखा सिर्फ हमारे साथ नहीं, तारा के साथ भी हुआ था। उसे सब कुछ भूलकर हमें अपना परिवार माना है। अब चाहे ग्रीष्मा सही भी हो, हम अपनी तारा को नहीं छोड़ सकते। लेकिन रत्ना जी की दुविधा खत्म नहीं हुई। अन्याय तो ग्रीष्मा के साथ भी हुआ है। अगर उस दिन तारा सच बता देती तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। गायत्री देवी ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया। ये बात भूल कर भी ध्रुव और तारा के सामने मत कहना। दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ध्रुव की आंखों में तारा के लिए प्यार साफ दिखाई देता है, और तारा ने हमारे परिवार में अपना पूरा संसार ढूंढ लिया है। रत्ना जी की नजर सामने लगी अरविंद जी की तस्वीर पर गई और उनकी आंखें भर आई। ध्रुव के पापा चाहते थे कि ग्रीष्मा इस घर की बहू बने। गायत्री देवी मुस्कुरा दी। अरविंद की सबसे बड़ी खुशी ध्रुव था। आज उसकी खुशी तारा में है। काफी देर की खामोशी के बाद रत्ना जी ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है माँ, अगर ध्रुव की खुशी तारा में है तो मैं कल भावेश और सरिता जी से कह दूंगी कि ग्रीष्मा को यहाँ से ले जाए। ये सुनकर गायत्री देवी के चेहरे पर संतोष उतर आया, लेकिन कमरे के बाहर खड़ी एकता ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा कि ग्रीष्मा यहाँ से चली जाए और तारा इस घर की रानी बनकर रहे। ये सोचकर वो सीधे ग्रीष्मा के कमरे की तरफ बढ़ गई। एकता जब ग्रीष्मा के कमरे में पहुंची तब सरिता जी और भावेश जी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। भावेश जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, परेशान मत हो बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम कर रहे थे। भावेश जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, परेशान मत हो बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए ध्रुव सिंघानिया से भी अच्छा लड़का ढूंढ लाऊंगा। सरिता जी तुरंत बोल पड़ी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ग्रीष्मा की शादी तो हमने ध्रुव के साथ तय की थी। जब हमारी बेटी को उसकी पहली शादी से कोई परेशानी नहीं तो उन्हें क्यों है? ग्रीष्मा ने भी सहमति में सिर हिलाया। मॉम सही कह रही है डैड, मुझे नहीं लगता ध्रुव और तारा के बीच कोई सच्चा रिश्ता है। तभी एकता ने अंदर आके कहा, मुझे भी यही लगता है। ध्रुव सिर्फ तारा पर तरस खा रहा है। वो अनाथ है इसलिए उसके मन में अपराध बोध है, वरना दोनों के बीच कोई गहरा लगाव नहीं दिखता। ग्रीष्मा ने विनती भरी नजरों से कहा, आंटी प्लीज आप रत्ना माँ को समझाइए ना। एकता ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, अब उम्मीद सिर्फ रत्ना से ही है। अगर अभी कोशिश नहीं की तो सब कुछ हमेशा हमसे छीन जाएगा। ये सुनकर भावेश जी और सरिता जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगले ही पल उनकी नजर ग्रीष्मा पर गई, जो बिस्तर पर बैठी बेहद कमजोर और उदास दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे की मायूसी देखकर सरिता जी का दिल भर आया। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, उन्होंने भावुक होकर कहा। भावेश जी ने भी गहरी सांस ली। ठीक है, एक बार फिर भाभी जी से बात करके देख लेते हैं। अगर इस बार वो नहीं मानी तो मैं बार बार अपना आत्मसम्मान दांव पर नहीं लगाऊंगा। उनकी बात सुनते ही एकता जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो तुरंत बाहर गई और कुछ ही देर में रत्ना जी को अपने साथ लेकर कमरे में लौट आई। रत्ना जी के मन में अभी भी गायत्री देवी की बातें गूंज रही थी। बार बार उन्हें वही शब्द याद आ रहे थे कि ध्रुव की खुशी अब तारा में है। कमरे में आते ही उन्होंने हाथ जोड़ लिए।
मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब और भाभी जी, ग्रीष्मा हमारी भी बच्ची है और इसके साथ जो हुआ वो बहुत गलत है, लेकिन अब मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। ध्रुव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, बेहतर होगा कि आप ग्रीष्मा के लिए कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दें। सरिता की आंखें भर आई। एक बार मेरी मासूम बच्ची के बारे में भी सोचिए भाभी जी, वो आज भी ध्रुव से प्यार करती है। रत्ना जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, लेकिन अब ध्रुव तारा के साथ है, दोनों की शादी हो चुकी है, ऐसे में वो तारा को कैसे छोड़ सकता है। इससे पहले कि भावेश या सरिता जी कुछ कहते, एकता जी बीच में बोल पड़ी। अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं रत्ना, मुझे नहीं लगता कि ध्रुव और तारा के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता है। ध्रुव उसकी बहुत परवाह करता है, लेकिन हमेशा उससे थोड़ा दूर दूर रहता है। रत्ना जी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। तुम कैसी बातें कर रही हो एकता, मैंने खुद उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और फिक्र देखी है। तभी ग्रीष्मा ने धीमी आवाज में कहा, मैं बीच में नहीं बोलना चाहती, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगता है माँ। अगर यकीन नहीं है तो आप खुद ध्रुव से पूछ लीजिए। एकता ने तुरंत बात आगे बढ़ाई। अगर ध्रुव सिर्फ इंसानियत के नाते तारा का साथ दे रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हम उठा लेंगे। अब तक चुप बैठे भावेश जी ने भी मौका देकर अपनी बात रख दी। मैं आपसे वादा करता हूँ भाभी जी, मैं तारा की हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए एक अच्छा लड़का भी ढूंढ दूंगा। लगातार बातें सुनकर रत्ना जी उलझन में पड़ गई। उनकी चुप्पी देखकर भावेश जी फिर बोले, अरविंद और मैंने बड़े प्यार से ध्रुव और ग्रीष्मा का रिश्ता तय किया था। अगर ध्रुव और तारा के बीच सच में कोई रिश्ता है तो मैं जिद नहीं करूंगा। अब रत्ना जी के पास ध्रुव को बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाजा खुला तो सामने का दृश्य देखकर वो कुछ पल के लिए रुक गई। तारा ध्रुव की गोद में सिर रखकर सो रही थी और ध्रुव आंखें बंद किए चुपचाप बैठा था। दरवाजा खुलने की आहट से ध्रुव ने आंखें खोल दी और धीरे से कहा, आई होप मिस्टर और मिसेस मेहता यहाँ से जा चुके होंगे। नहीं, रत्ना जी ने धीमे स्वर में कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए। यहाँ नहीं, तुम्हें मेरे साथ ग्रीष्मा के कमरे में चलना होगा। ये सुनते ही ध्रुव का चेहरा सख्त हो गया। माँ आप जानती है मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तारा बहुत मुश्किल से सोई है, मैं इसे इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रत्ना जी ने विनती की, ऐसा समझ लो कि तारा के लिए ही तुम्हें वहाँ जाना है। एक आखिरी बार मेरी बात मान लो। ध्रुव ने एक नजर तारा पर डाली और आखिरकार हामी भर दी। उसे सावधानी से तारा का सिर तकिए पर रखा और रत्ना जी के साथ बाहर आ गया। ग्रीष्मा के कमरे में पहुंचने से पहले उसने कहा, ये आखिरी बार है माँ, इसके बाद मैं इन लोगों में से किसी को भी इस घर में नहीं देखना चाहता, यहाँ तक कि एकता आंटी को भी नहीं। रत्ना जी चुप रही। कमरे में पहुंचते ही ध्रुव की नजर एकता जी पर पड़ी। एकता आंटी, ये हमारा पारिवारिक मामला है, बेहतर होगा आप बाहर चली जाएं। एकता बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। उनके जाते ही ध्रुव बोला, जो भी पूछना है जल्दी पूछिए। तारा कमरे में अकेली है और वो ठीक महसूस नहीं कर रही। भावेश जी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्या वो लड़की तुम्हारे पिता के वादे से भी ऊपर हो गई है? ध्रुव ने बिना झिझक जवाब दिया। हाँ, तारा मेरी पत्नी है और मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। ग्रीष्मा तुरंत बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। कौन सी पत्नी ध्रुव? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम सिर्फ उससे प्यार करते हो। ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो क्योंकि मैं उस दिन शादी से चली गई थी। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया। वाह, तुमने तो बहुत सारी गलतफहमियां पाल रखी हैं। ग्रीष्मा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहने लगी, गलतफहमी मुझे नहीं, इन लोगों को है। मुझे पता है तुम्हारे और तारा के बीच अभी कोई रिश्ता नहीं है। तुम दोनों दुनिया के सामने चाहे जितना परफेक्ट कपल बनो, लेकिन सच ये है कि तुमने आज तक तारा को छुआ तक नहीं होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ रत्ना जी की तरफ देखने लगा। माँ प्लीज इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए। ग्रीष्मा ने तुरंत कहा, मैं वादा करती हूँ कि अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ध्रुव चुप रहा। तभी रत्ना जी ने उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया। मुझे मेरे सिर की कसम, सच सच बता, तेरे और तारा के बीच अभी तक पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है क्या? ध्रुव कुछ पल तक खामोश रहा, फिर उसके होठों से धीरे से निकला, नहीं। बस यही एक शब्द सुनने की देर थी। ग्रीष्मा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। भावेशी और सरिता जी भी खुशी से भर उठे। भावेशी तुरंत बोले, मैंने कहा था ना भाभी जी, हमारा ध्रुव अपनी ग्रीष्मा के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। उसी समय ग्रीष्मा आगे बढ़ी और ध्रुव के सामने खड़ी हो गई। तुम तारा के साथ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि वो अनाथ है, तुम उसके लिए गिल्ट महसूस करते हो, लेकिन अब तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। डैड सब संभाल लेंगे। ये कहकर उसने ध्रुव को गले लगा लिया। उसी पल कमरे के बाहर खड़ी तारा ने उनकी आखिरी बातें सुन ली। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। सामने ध्रुव और ग्रीष्मा को एक साथ देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। ग्रीष्मा ध्रुव से लिपटते हुए बोली, शादी के बाद मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी ध्रुव। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे लिए जगह है और ये जगह कोई नहीं ले सकता। उसकी बातें सुनकर ध्रुव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे तुरंत ग्रीष्मा को खुद से दूर धकेला और जोर से चिल्लाया, हाउ डेयर यू टच मी। ध्रुव, वो ग्रीष्मा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ध्रुव ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम जैसे लोग प्यार का मतलब कभी नहीं समझ सकते। तुम्हारे लिए फिजिकल रिलेशनशिप ही सब कुछ होता है। एक बात अच्छी तरह सुन लो, मेरा और तारा का रिश्ता इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है। हमारा रिश्ता आध्यात्मिक है और तुम जैसी लड़की उसे कभी समझ ही नहीं सकती। ग्रीष्मा चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रह गई। ध्रुव के मुंह से ये सब सुनकर रत्ना जी के दिल को सुकून मिला। उन्होंने भावेश जी और सरिता जी की तरफ देखते हुए कहा, अब तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा भाई साहब और भाभी जी। ध्रुव ने गुस्से में उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग किस मुंह से यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं। शुक्र मनाइए कि मैंने आपके साथ पुरानी कोई डील कैंसिल नहीं की और इस लड़की के खिलाफ धोखाधड़ी का केस नहीं किया। मैं तो कहता हूँ आप भी इससे संभल कर रहिएगा। एक दिन ये लड़की आपको ऐसा धोखा देगी कि आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सरिता जी तुरंत बोल पड़ी, तुम ग्रीष्मा से इतनी नफरत करने लगे हो कि उसके बारे में भला बुरा कह रहे हो। इतने दिनों तक तुम उसके साथ रहे थे, तुम्हें अच्छे से पता है कि वो दिल की कितनी अच्छी है। तुम एक अनाथ लड़की के लिए उसे छोड़ रहे हो। ध्रुव की आंखों में गुस्सा उतरा। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी तारा अनाथ हो ही नहीं सकती और भगवान के लिए उसके बारे में भला बुरा कहना बंद कर दीजिए। वो आपकी बेटी से लाख गुना अच्छी है। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर वो पलटा और बोला, माँ जब ये लोग यहाँ से चले जाए तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं घर आ जाऊंगा। तारा कमरे में सो रही है, वो उठ जाए तो उसे भी बता दीजिएगा।
रत्ना जी उसे रोकने के लिए उसके पीछे गई, लेकिन वो तेज कदमों से बाहर निकल चुका था। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी घर से निकल गई और वो सीधे ऑफिस चला गया। उसे जाते हुए देखकर रत्ना जी वापस ग्रीष्मा के कमरे में आई और कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि अब आपके मन में कोई सवाल बचा होगा। आप ध्रुव के पापा के अच्छे दोस्त हैं। रात भी काफी हो चुकी है और बाहर मौसम भी ठीक नहीं है। आज की रात आप लोग यहीं रुक जाइए और कल सुबह ग्रीष्मा को लेकर अहमदाबाद के लिए निकल जाइए। यहाँ इसके लिए कुछ नहीं बचा। बेहतर होगा कि ये सच को स्वीकार कर ले। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उनके जाते ही ग्रीष्मा ने गुस्से में तकिया उठाकर दूर फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, ये घर मेरा है और मुझे यहाँ रहने का पूरा हक है। अगर यहाँ से किसी को जाना है तो वो तारा है। उसकी बातें सुनकर भावेश जी का धैर्य टूट गया। वो पहले ही बहुत अपमान सह चुके थे। वो उसके पास आए और गुस्से में बोले, तुम्हारी वजह से हम पहले ही इतनी बेइज्जती झेल चुके हैं। तुम्हें समझ नहीं आता कि अब ध्रुव की जिंदगी और इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सरिता जी ने भी उसे समझाने की कोशिश की। तुम्हारे पापा सच कह रहे हैं ग्रीष्मा, हम कल ही अहमदाबाद के लिए निकल जाएंगे। अच्छा होगा कि तुम पुरानी बातों को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन ग्रीष्मा ने जिद भरे स्वर में कहा, आप लोगों को जहाँ जाना है चले जाइए, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वो दौड़ती हुई बाथरूम में चली गई। उसकी हालत देखकर भावेश जी और सरिता जी दोनों चिंतित हो गए। भावेश जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो सब ठीक कर देंगे। दूसरी तरफ तारा पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठी पागलों की तरह रो रही थी। ध्रुव मुझे छोड़ दीजिए, उनके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं। वो टूटे हुए शब्दों में अपनी बात पूरी करने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बार बार उसके कानों में ग्रीष्मा की बातें गूंज रही थी कि ध्रुव सिर्फ उसके अनाथ होने की वजह से उसका साथ दे रहा है और उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूर है। तारा फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा ध्रुव, इससे अच्छा होता आप मुझे पहले ही छोड़ देते। मैं यहाँ आपके प्यार का इंतजार कर रही थी और आपके मन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। उसी समय दरवाजे पर किसी की आहट हुई। तारा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। अंदर एकता जी आई थी। उसकी सूजी हुई आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वो रो रही थी। वो उसके पास बैठ गई। क्या हुआ तारा, तुम रो रही थी क्या? तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। एकता फिर बोली, मुझे यहाँ सब गलत समझते हैं क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। तारा, तुम्हारा अतीत कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता। तुम इस सच्चाई से भाग नहीं सकती कि तुम अनाथ हो। तारा ने भारी आवाज में कहा, प्लीज आंटी मुझे अकेला छोड़ दीजिए। एकता उठ खड़ी। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ रहकर ध्रुव और ग्रीष्मा की शादी देख पाओगी। उनकी बातें तारा के दिल में तीर की तरह चुभ गई। एकता मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। उधर तारा अपने आंसू पोंछते हुए सोचने लगी, शायद आपने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। आपने तो कभी अपने दिल की बात भी नहीं कही। मैं ही पागल थी जो सपने देख बैठी। मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना और ना ही किसी के प्यार के बीच में आना है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। डोंट वरी ध्रुव, आपको मेरी जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तारा हमेशा से अकेली थी और अकेली ही काफी है। उसने अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। शायद आप कभी खुद आकर मुझे सच नहीं बता पाएंगे। अब मुझे ही अपने लिए कोई फैसला लेना होगा। यही सोचकर तारा ने मन ही मन ध्रुव से दूर जाने का फैसला कर लिया। तारा ने अलमारी खोली तो उसकी आंखें कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। अंदर एक से बढ़कर एक महंगे और खूबसूरत डिजाइनर कपड़े सजे हुए थे। ये सब ध्रुव ने उसके लिए खरीदे थे। हर ड्रेस में उसका प्यार और अपनापन छिपा था। लेकिन आज उन्हें देखकर तारा का दिल और भारी हो गया। उसे बिना कुछ कहे अलमारी फिर से बंद कर दी। उसे मन ही मन सोचा, ये सब तारा की औकात से बाहर है। वो धीरे से बाथरूम में गई और अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी। वापस लौटते समय उसकी नजर कमरे के कोने में रखे कुछ पॉलिथीन बैग्स पर पड़ी। वो वही कपड़े थे जो कल वो और तनीषा खरीद कर लाए थे। तारा के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कोई मेरा साथ दे या न दे, लेकिन मेरी तनु अनजाने में ही सही हमेशा मेरी मदद कर जाती है। उसने उनमें से तनीषा के कपड़े निकाले और एक साधारण सी नीली जीन्स और सफेद टी शर्ट पहन ली। फिर उसने एक छोटे बैग में कपड़ों की एक और जोड़ी रख दी। वो अपने बालों को पोनी टेल में बांधने लगी। तभी अचानक ध्रुव की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, इन्हें खुला रहने दो ना, कितने अच्छे लगते हैं। जब ये उड़कर तुम्हारे चेहरे पर आते हैं और तुम परेशान हो जाती हो तब बहुत क्यूट लगती हो।
ये याद आते ही उसकी आंखें भर आईं। उसे जल्दी से अपने बाल बांध लिए, मानो यादों से भागना चाहती हूँ। उसने अपनी कुछ किताबें बैग में रखी और कमरे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन अचानक उसके पैर रुक गए। उसे कमरे की ओर पलट कर देखा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है ध्रुव, और मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। तारा ने अपनी डायरी खोली और उसमें से एक खाली पन्ना निकाल लिया। वो बैठकर पत्र लिखने लगी। हर शब्द के साथ उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुछ बूंदें कागज पर भी गिरी और लिखे हुए शब्द धुंधले हो गए। पत्र पूरा करने के बाद वो उसे बेड के पास रखने लगी। तभी उसे ध्रुव की पुरानी बात याद आ गई। तारा, आजकल के जमाने में लेटर कौन लिखता है? और अगर कभी मेरे लिए लिखो तो उसे यहाँ नहीं, बाथरूम में रखना। कम से कम मेरी नजर तो जाएगी उस पर। उसकी बात याद आते ही तारा के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने वो पत्र उठाया और जाकर बाथरूम के शीशे पर चिपका दिया। उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी। आज वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे इस घर में आने से पहले हुआ करती थी। साधारण कपड़े, पोनी टेल से निकलकर माथे पर बिखरे कुछ बाल और चेहरे पर वही उदासी जिसे वो मुस्कुराकर छिपाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर अपने गले में पड़े मंगलसूत्र पर गई। उसने कांपते हाथों से उसे उतारा और उसी पत्र के पास रख दिया। रात का 1 बज चुका था। पूरे सिंघानिया मेंशन में गहरी शांति फैली हुई थी। सब लोग सो चुके थे। मेहता परिवार के घर में होने की वजह से ध्रुव भी वापस नहीं आया था। तारा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर घर से बाहर निकलने लगी। उसी समय छत पर खड़ी ग्रीष्मा की नजर उस पर पड़ गई। तारा को इस तरह जाते देख उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जरूर ये एकता आंटी का कारनामा है, मुझे मानना पड़ेगा। आंटी ने बहुत अच्छा काम किया है। तारा यहाँ नहीं होगी तो ध्रुव क्या करेगा? उसे मुझे अपनाना ही पड़ेगा। तुमने घर छोड़कर अच्छा नहीं किया तारा। कुछ समय पहले एक इल्जाम मुझ पर लगा था और अब एक तुम पर लगेगा। ग्रीष्मा ने तुरंत अपने पति अंश को फोन लगाया। फोन उठाते ही अंश झुंझलाकर बोला, तुम्हें कहा था ना मुझे फोन मत किया करो, बस कुछ दिन और कंट्रोल कर लो। तुम्हें कहा था ना मुझे फोन मत किया करो, बस कुछ दिन और कंट्रोल कर लो, वरना हम दोनों फंस जाएंगे। ग्रीष्मा हंसते हुए बोली, शांत हो जाओ बेबी, मैं तुम्हें ऐसी खबर देने वाली हूँ कि तुम्हारा सारा गुस्सा गायब हो जाएगा। तारा घर छोड़कर चली गई है। लगता है उसे ध्रुव को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है। ये सुनते ही अंश खुशी से उछल पड़ा। ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। अब तुम ध्रुव से शादी की तैयारी करो। अगर हमारा दूसरा प्लान सफल हो गया तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेहता अंपायर के साथ साथ स्वर्ण घर की मालकिन भी तुम बन जाओगी। ग्रीष्मा कुछ पल चुप रही और फिर बोली, मैंने एक प्लान बनाया है। तारा बिना किसी को बताए एक बैग लेकर गई है। जहां तक मैं उसे जानती हूँ उस बैग में उसका जरूरी सामान होगा, लेकिन घर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। सिंघानिया परिवार बहुत अमीर है। बहू होने के नाते उन्होंने उसे ढेर सारी ज्वेलरी दी होगी। अगर हम वो गहने गायब कर दे और इल्जाम तारा पर लगा दे तो सब कुछ बदल जाएगा। अंश उसकी बात सुनकर भड़क गया। वहीं थोड़े से गहनों के लालच में इतने बड़े साम्राज्य के हाथ मत धो बैठना, ये बहुत बेकार आइडिया है। लेकिन ग्रीष्मा पहले ही सब सोच चुकी थी। तुम चिंता मत करो, मैं गहनों का बैग तैयार करके छत से तुम्हारी तरफ फेंक दूंगी। तुम सीसीटीवी में भी नहीं आओगे और गहने भी हमारे पास होंगे। अंश आखिरकार मान गया। ठीक है, मैं मेंशन के पीछे पहुंच रहा हूँ। फोन कटते ही ग्रीष्मा नीचे आई और सीधे ध्रुव के कमरे में पहुंची। उसे दरवाजा बंद किया और अलमारी की चाबी ढूंढने लगी। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। चाबी सामने लगे होल्डर में ही टंगी थी। वो हंस पड़ी। ये लड़की सच में बहुत बेवकूफ है। उसे अलमारी खोली। अंदर तारा की सारी ज्वेलरी रखी थी जो उसे ध्रुव और सिंघानिया परिवार से मिली थी। इतने कीमती गहने देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसे जल्दी से सारे गहने एक बैग में भरे और सब कुछ पहले की तरह व्यवस्थित करके छत पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अंश को फोन किया, जल्दी आओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अंश कुछ देर बाद पीछे की तरफ पहुंच गया। आसपास कोई कैमरा तो नहीं? ग्रीष्मा ने पूछा। कैमरा है, लेकिन इतनी रात में फुटेज साफ नहीं आएगी। वैसे भी जब लोग तारा को बैग लेकर जाते देखेंगे तो उन्हें उसी पर शक होगा। ग्रीष्मा मुस्कुराई और पूरी ताकत से बैग नीचे फेंक दिया। बैग अंश से कुछ दूरी पर गिरा। वो तुरंत उसे उठा लिया। बैग खोलने ही वाला था कि ग्रीष्मा ने उसे डांट दिया, तुम पागल हो, यहाँ बैग मत खोलो, और सुनो, मेरे आने से पहले इन गहनों का कुछ नहीं करोगे। अंश ने हामी भरी और वहां से चला गया। उधर ग्रीष्मा भी अपने कमरे में लौट आई। वो आराम से बिस्तर पर लेट गई। अब उसे सिर्फ सुबह होने का इंतजार था, जब घर वालों के सामने तारा के गायब होने और गहनों की चोरी का सच एक साथ सामने आएगा। रात के लगभग 2 बजे थे। सुनसान सड़क पर तारा अकेली चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे और कदम बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ते जा रहे थे। उसके दिमाग में ध्रुव के साथ बिताए हर पल की तस्वीर घूम रही थी। उन यादों को सोचकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती और अगले ही पल आंखें भर उठती। उसने मन ही मन कहा, मेरी खुशियां हमेशा कुछ पलों की मेहमान ही क्यों होती है। पिछले 9 महीनों में मैंने ध्रुव और उनके परिवार को अपना सब कुछ माना, लेकिन ध्रुव आज भी ग्रीष्मा से प्यार करते हैं। रत्ना माँ भी मुझे बेटी कहती थी, फिर आज हमारे रिश्ते की सच्चाई पूछने लगी। और ध्रुव, उन्होंने तो एक पल में मेरे भरोसे की बलि चढ़ा दी। शायद मुझ में एक कमी है। चलते चलते वो मुख्य सड़क पर पहुंची। उसका ध्यान कहीं और था। तभी सामने से तेज रफ्तार में एक गाड़ी आई। उसकी हेडलाइट सीधे तारा के चेहरे पर पड़ी और वो घबराकर चिल्ला उठी। गाड़ी उसके बिल्कुल पास आकर रुकी। अंदर बैठा व्यक्ति मयंक था। उसे तारा को इस हालत में देखा तो तुरंत बाहर निकल आया। आज फिर पुरानी तारा से मिलकर अच्छा लग रहा है, उसे हल्की मुस्कान के साथ कहा। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी दिशा में चलने लगी। मयंक दौड़कर उसके पीछे गया और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर मैंने समय पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तारा ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें ब्रेक नहीं लगाना चाहिए था। अच्छा होता अगर मेरी जान चली जाती। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मयंक ने उसे फिर रोक लिया। तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ध्रुव कहाँ है? वो तुम्हें इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकता है? तारा के भीतर दबा सारा दर्द बाहर आ गया। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, हो जाए ताकि तुम मेरी जिंदगी में हीरो बनकर आ सको। प्लीज मयंक, मुझे अकेला छोड़ दो। मयंक ने गहरी सांस ली। ठीक है, जितना गुस्सा करना है कर लो, लेकिन मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तारा की आंखों से फिर आंसू बह निकले। कौन सा घर? हम अनाथों का कोई घर नहीं होता। बस कुछ अच्छे लोग होते हैं जो हमें आश्रम में रख लेते हैं, बाकी इस दुनिया में हमारा कोई नहीं होता। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मयंक का दिल भी भर आया। उसे मन ही मन सोचा, जरूर कोई बड़ी बात हुई है,
वो अपना फोन निकालने लगा। तारा ने तुरंत उसका हाथ रोक लिया। समिता आंटी को परेशान करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें भी मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मयंक ने सिर हिलाया। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ध्रुव सिंघानिया नहीं हूँ जो बड़े बड़े वादे करके किसी को बीच रास्ते में छोड़ दे। तुम्हें आश्रम नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। इतने में बारिश शुरू हो गई। मयंक ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए गाड़ी तक ले आया। उसने दरवाजा खोलकर कहा, अब मुझे और बहस नहीं चाहिए, चुपचाप अंदर बैठो। तारा बिना कुछ कहे अंदर बैठी। कुछ देर बाद मयंक ने पूछा, अब बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए। क्या तुम किसी हॉस्टल या आश्रम को जानती हो जहाँ मैं रुक सकूं? मयंक ने उसकी तरफ देखा। आज भी उतनी जिद्दी हो? अगर आश्रम में ही रहना है तो वापस अहमदाबाद चलते हैं। मैं समिता आंटी से बात कर लूंगा। जितना कहा है उतना करो। मयंक ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं यहाँ एक एनजीओ के काम से आया था। यहाँ एक संस्था है जो हमारे आश्रम जैसी है। वहाँ कुछ दिन रुक जाओ, मैं कह दूंगा कि तुम भी मेरे साथ काम करती हो। तारा ने सिर झुका लिया। मुझे 2 या 3 दिन नहीं, हमेशा के लिए रहने की जगह चाहिए। वो भी ढूंढ लेंगे, पहले तुम खुद को संभालो। गाड़ी आगे बढ़ने लगी। माहौल की खामोशी तोड़ने के लिए मयंक ने म्यूजिक चला दिया। धीरे धीरे वो भी गुनगुनाने लगा। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। गाना सुनते ही तारा को ध्रुव की याद आ गई। वही गाना, वही आवाज और वही यादें उसके दिल को चीरने लगी। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से म्यूजिक बंद कर दिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। सुबह का समय था। ध्रुव ने पूरी रात ऑफिस में ही गुजारी थी। रात भर वो काम करने का दिखावा करता रहा, लेकिन उसका मन बार बार तारा के पास जा रहा था। जैसे उसकी आंख खुली, सबसे पहला ख्याल तारा का ही आया। कल गुस्से में घर छोड़कर तो आ गया, लेकिन तारा वहाँ अकेली रह गई। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। कहीं किसी ने उसे कुछ कह तो नहीं दिया होगा? उसने बेचैनी से खुद से कहा। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और तारा को कॉल किया। उधर तारा अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर जा चुकी थी। कॉल लगातार बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। ध्रुव ने दोबारा कॉल किया, फिर तीसरी बार, लेकिन हर बार वही नतीजा मिला। अब उसके मन में अजीब सा डर बैठने लगा। उसे तुरंत रत्ना जी को फोन लगाया। ध्रुव का फोन देखते ही रत्ना जी ने कॉल रिसीव की और बोली, देखो ध्रुव, तुम्हारा रूठना मनाना बहुत हो गया। अब चुपचाप घर आ जाओ। मैंने मेहता परिवार को साफ कह दिया है कि वो आज यहाँ से चले जाएंगे। ध्रुव ने उनकी बात अनसुनी करते हुए पूछा, माँ, तारा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? वो ठीक तो है ना? रत्ना जी एक पल के लिए चुप हो गई। उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला बेटा। इतनी सारी बातें हो गई कि ध्यान ही नहीं रहा। अब तक तो उसे उठ जाना चाहिए। माँ प्लीज, अभी उसे मेरी बात करवा दीजिए। रत्ना जी ने हामी भरी और तारा के कमरे की तरफ बढ़ गई। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन कमरा खाली था। बिस्तर बिखरा हुआ था और तारा वहां नहीं थी। उन्हें अचानक घबराहट होने लगी। फोन पर चुप्पी छाई देख ध्रुव ने पूछा, क्या हुआ माँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? रत्ना जी ने धीमी आवाज में कहा, ध्रुव, तारा अपने कमरे में नहीं है। क्या मतलब कमरे में नहीं? जब मैं गया था तब वो सो रही थी। आप पूरे घर में देखिए, वो वॉक पर गई होगी। प्लीज माँ, मुझे उससे बात कराइए। अब ध्रुव की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। तुम चिंता मत करो बेटा, वो यहीं कहीं होगी, मैं देखती हूँ। रत्ना जी ने पूरा घर छान मारा, लेकिन तारा कहीं नहीं मिली। उन्होंने नौकरों से पूछा, परिवार के हर सदस्य से पूछा, पर किसी ने भी उसे नहीं देखा था। धीरे धीरे तारा के गायब होने की खबर पूरे घर में फैल गई। ग्रीष्मा और उसके माता पिता तक भी ये बात पहुंच गई। तीनों के चेहरे पर चिंता का दिखावा था, लेकिन उनके मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी। उधर रत्ना जी सच में परेशान हो चुकी थी। उन्होंने फिर ध्रुव को फोन किया, ध्रुव, तारा पूरे घर में कहीं नहीं मिल रही, प्लीज तुम जल्दी घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने इतना ही कहा था कि ध्रुव ने तुरंत फोन काट दिया और ऑफिस से निकलकर घर के लिए रवाना हो गया। इधर एकता जी भी रत्ना जी के पास खड़ी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, बुरा मत मानना रत्ना, लेकिन एक बार उसका कमरा अच्छी तरह देख लो, कहीं वो कुछ पैसे या। इस बार रत्ना जी का सब्र टूट गया। बस भी करो एकता, जब से वो बच्ची इस घर में आई है, हर कोई उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। वो इन सब हालातों से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई, और अभी भी तुम उसकी चिंता करने के बजाय उस पर शक कर रही हो। कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। एकता जी ने धीरे से कहा, मैं तो बस तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के बारे में सोच रही थी। तभी पीछे से सरिता जी वहां गई। उन्होंने एकता की बात का समर्थन करते हुए कहा, गलत क्या कर रही है एकता बहन? उस लड़की को जैसे ही पता चला कि ग्रीष्मा वापस आ गई है, वो यहाँ से भाग गई। जरूर जाते जाते कुछ लेकर भी गई होगी। रत्ना जी ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। मुझे अपनी तारा पर पूरा भरोसा है, लेकिन आप लोगों को गलत साबित करने के लिए मैं उसके कमरे की तलाशी जरूर लूंगी। वो तेज कदमों से तारा के कमरे में चली गई। एकता और सरिता भी उनके पीछे थी। कमरे में पहुंचकर उन्होंने अलमारी खोली। सामने ज्वेलरी के सारे बॉक्सेस ठीक से रखे हुए थे। उन्हें देखकर रत्ना जी के चेहरे पर हल्की राहत आ गई। देख लिया आपने, आपको शर्म आनी चाहिए, मेरी बहू ऐसी नहीं है। लेकिन तभी एकता ने कहा, बॉक्स रखे होने से क्या होता है, हो सकता है वे खाली हो। रत्ना जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने गुस्से में एक डिब्बा खोला, वो खाली था। उन्होंने एक एक कर सारे डिब्बे खोले, सब खाली थे। रत्ना जी वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। एकता ने मौका देखकर कहा, अब कुछ कहना चाहोगी अपनी चोर बहू के बारे में? तब तक घर के बाकी लोग भी वहां इकट्ठा हो चुके थे। शोर सुनकर पूरा परिवार कमरे में आ गया। उसी समय ध्रुव भी घर पहुंच गया। घर आते ही उसे 2 बातें पता चली। पहली, तारा गायब है। दूसरी, ज्वेलरी भी गायब है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल तक वो चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मेरी तारा ऐसा कभी नहीं कर सकती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ग्रीष्मा तुरंत बोली, अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हो? वो तुम्हें धोखा देकर चली गई है। वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी। जब उसे लगा कि मैं वापस आ गई हूँ, तो जाते जाते सारे गहने भी ले गई। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसे थकी हुई आवाज में कहा, मैं अभी किसी से बहस नहीं करना चाहता, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। रत्ना जी उसके मन की हालत समझ रही थी। उन्होंने सबको बाहर चलने का इशारा किया। सब लोग कमरे से बाहर चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे के अंदर से एक जोरदार आवाज आई। ध्रुव ने गुस्से और दर्द में चीख मार दी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाहर खड़ी रत्ना जी का दिल टूट गया। वहीं दूसरी तरफ ग्रीष्मा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसका रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है और बहुत जल्द वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी।
कमरे में ध्रुव ने हर चीज अस्त व्यस्त कर दी थी। कुशन, किताबें और सजावट की चीजें इधर उधर बिखर गई। तारा, जाने से पहले एक बार मेरा तो ख्याल कर लेती। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत किसी टूटे हुए इंसान जैसी हो गई थी। बाहर खड़ी रत्ना जी उसके रोने की आवाज सुन रही थी। उनके दिल पर हर शब्द हथौड़े की तरह लग रहा था। ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ? सब मेरी ही गलती है। मुझे ग्रीष्मा को इस घर में कभी नहीं रखना चाहिए था। वो खुद को ही दोष देती जा रही थी। अंदर ध्रुव ने तारा की तस्वीर सीने से लगा रखी थी। तारा प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। आखिर रत्ना जी से रहा नहीं गया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। ध्रुव बेटा, दरवाजा खोल। एक बार हम मिलकर बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा और तारा भी वापस आ जाएगी। ध्रुव को इस वक्त किसी अपने की जरूरत थी। उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही रत्ना जी अंदर आई, उन्होंने पूरे कमरे की हालत देखी। सब कुछ बिखरा हुआ था। ध्रुव उनके गले लगकर कहने लगा, माँ प्लीज मुझे तारा वापस ला दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसे जाकर बताओ ना कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। उसे बोलो वो वापस आ जाए। रत्ना जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, हम तारा को वापस लेकर आएंगे। देखना, मैं उसे बहुत डांटूंगी कि वो मेरे ध्रुव को छोड़कर कैसे चली गई। ध्रुव की आंखों में हल्की सी चमक आई। हाँ माँ, आप उसे डांटना। इस बार उसे आपकी डांट से बचाने मैं भी नहीं आऊंगा। तभी उसकी नजर सामने खुली अलमारी पर पड़ी। माँ, मेरा यकीन कीजिए, तारा कभी गहने लेकर नहीं जा सकती। रत्ना जी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हें उसके लिए सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं भी उसे अच्छे से जानती हूँ। लेकिन गहने हमारे घर से गायब हुए हैं और तुम जानते हो कि वो कितने कीमती हैं। ध्रुव की नजरें झुक गई। इन सब में मेरी गलती है। तारा मुझे बार बार उन्हें सेफ में रखने के लिए कहती रही, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। जो भी हो, इस घर में मौजूद किसी इंसान ने ही उन्हें चुराया है। पहले तारा को ढूंढना जरूरी है। तुम तनीषा से बात करो, हो सकता है वो उसके पास गई हो। तब तक मैं ग्रीष्मा और उसकी मम्मी पापा को यहाँ से भेजने का इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर रत्ना जी मुड़ी, लेकिन ध्रुव ने उन्हें रोक लिया। माँ, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ध्रुव ने कहा, अभी किसी को कहीं मत जाने दीजिएगा। अगर ये लोग यहाँ से चले गए तो मेरी तारा पर हमेशा ये इल्जाम रह जाएगा कि उसने गहने चुराए हैं। हमें तारा पर पूरा यकीन है बेटा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि कोई यहाँ से ना जाए। उन्हें रोक कर कैसे रखना है ये आप पर है। रत्ना जी ने हामी भरी और बाहर चली गई। उनके जाते ही ध्रुव बाथरूम में गया। उसने चेहरे पर पानी डाला और खुद को संभालने की कोशिश की। तभी उसकी नजर सामने लगे शीशे पर चिपके एक पत्र पर पड़ी। उसे देखते ही वो समझ गया कि ये तारा का लिखा हुआ है। उसने पत्र उतारते हुए कहा, अच्छे से जानती थी कि अगर मुझे बताकर जाती तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता, इसलिए ये तरीका ढूंढ निकाला तुमने। उसी के पास तारा का मंगलसूत्र रखा था। ध्रुव ने उसे हाथ में उठाया। एक छोटा सा मंगलसूत्र संभाल कर नहीं रख सकती, और लोग कह रहे हैं कि तुम इतने महंगे गहने लेकर चली गई। उसे मंगलसूत्र अपनी जेब में रख लिया। फिर वो जमीन पर बैठ गया और पत्र खोलकर पढ़ने लगा। कुछ शब्द आंसुओं की बूंदों से धुंधले हो चुके थे। ये धुंधले शब्द बता रहे हैं कि तुम इसे लिखते वक्त कितना रोई होगी तारा। उसने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। आपने पिछले 9 महीनों में इस अनाथ पर इतना एहसान किया, उसके लिए आपका शुक्रिया मिस्टर ध्रुव सिंघानिया। इतना पढ़ते ही ध्रुव गुस्से से भर गया और कहने लगा, अच्छे से जानती हो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई तुम्हें अनाथ कहता है, फिर भी शुरुआत इसी शब्द से की। उसने आगे पढ़ा। तारा ने लिखा था कि उसे लगा था उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो कभी ग्रीष्मा की जगह नहीं ले पाई। उसे लिखा था कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और एक दिन ध्रुव के खर्च किए हुए सारे पैसे लौटा देगी। पत्र पढ़ते पढ़ते ध्रुव ने गुस्से में कहा, वेल डन तारा, कमरे के बाहर खड़े होकर आधी अधूरी बातें सुनकर तुमने मुझे जज कर लिया। एक बार भी तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखा। उसने पानी पिया और खुद को शांत किया। फिर उसने पत्र को दोबारा खोला और आगे पढ़ने लगा। पिछले 9 महीनों से मैं इसी इंतजार में थी कि कभी तो आपको मुझसे प्यार होगा और आप अपने दिल की बात कहेंगे, लेकिन मैं कितनी बेवकूफ थी। अगर आपके दिल में मेरे लिए कुछ होता तो आप अब तक बता चुके होते। इन पंक्तियों को पढ़ते ही ध्रुव की आंखें भर आई। वो धीमे स्वर में बोला, तुमने भी तो कभी कुछ नहीं कहा तारा। ये क्या? तो क्या इसका मतलब ये कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? क्या तुम्हें मेरी आंखों में कभी अपने लिए प्यार दिखाई नहीं दिया? एक बार मेरे बारे में भी सोच लेती तारा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से पत्र फिर खोला। जो हो गया उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइएगा। मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। आप तो ग्रीष्मा के साथ आगे बढ़ ही रहे हैं। भगवान आप दोनों को सारी खुशियां दे जो आपको अब तक नहीं मिल पाई। पत्र यहीं खत्म हो गया। ध्रुव ने उसे सावधानी से मोड़ा और अपने पास रख लिया। उसने गहरी सांस ली और सबसे पहले तनीषा को फोन मिलाया। कॉल उठाते तनीषा बोली, आई होप घर पर सब ठीक होगा ध्रुव जी, वरना तारा कभी अपनी क्लास मिस नहीं करती। ये सुनते ही ध्रुव समझ गया कि तारा उसके पास नहीं है। उसने भारी आवाज में कहा, तारा घर छोड़कर चली गई है तनु। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। तनीषा ने हैरान होते हुए पूछा, क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? तुम्हें लगता है मैं ऐसी बात पर मजाक करूंगा? तनीषा घबराकर कहने लगी, तारा ऐसे कैसे कर सकती है? अगर वो मेरे पास नहीं आई तो इसका मतलब साफ है कि वो समिता आंटी के पास भी नहीं गई होगी। लेकिन फिर वो गई कहाँ होगी? ध्रुव ने बेचैनी से पूछा। तनीषा कुछ देर सोचती रही। वो कहीं भी चली जाए लेकिन यूनिवर्सिटी जरूर आएगी। आने दो उसे, मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगी। ध्रुव ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं लगता कि वो अब यूनिवर्सिटी भी आएगी। उसे मुझसे दूर जाना था। तुम ऐसा करो, शाम तक घर आ जाओ। तनीषा झिझकी और कहने लगी, तारा वहाँ नहीं है, फिर मैं आपके घर कैसे आ सकती हूँ? तारा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। शाम तक आ जाना, तब तक मैं यहाँ की स्थिति संभालने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। उसने तारा का मंगलसूत्र और वो पत्र अपने ऑफिस रूम के लॉकर में रख दिया और बाहर आ गया। पूरे घर में बेचैनी फैली हुई थी। गायत्री देवी ने आंखों ही आंखों में उससे पूछा कि सब ठीक है या नहीं। ध्रुव ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। तभी साक्षी गुस्से में ग्रीष्मा की तरफ बढ़ी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम यहाँ नहीं आती तो मेरी तारा भाभी कभी घर छोड़कर नहीं जाती। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो सबसे पहले मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी। पुलिस का नाम सुनते ग्रीष्मा का चेहरा उतर गया। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो तारा से बात तक नहीं की। साहित्य भी गुस्से में बोला, जब से तुम इस घर में आई हो मेरे भाई और भाभी के बीच समस्याएं शुरू हो गई। अगर तुम्हारा सच में अपहरण हुआ था तो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई?
बार बार पुलिस का नाम सुनकर ग्रीष्मा के चेहरे की रंगत उड़ने लगी। ध्रुव ये सब ध्यान से देख रहा था। वो अचानक बोला, ये दोनों सही कह रहे हैं भावेश अंकल, हमें इस मामले की जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। ग्रीष्मा तुरंत घबरा गई। अब पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है? उत्कर्ष मेहरा तो पहले ही जेल जा चुका है। ध्रुव ने उसकी तरफ गौर से देखा। तुम्हें कैसे पता कि उत्कर्ष मेहरा जेल में है? ग्रीष्मा एक पल के लिए अटक गई, फिर बोली, उसके आदमियों ने बताया था। जब 2 दिन तक वो वहां नहीं आया तब उन्हें पता चला कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। उसके बाद वो लोग मुझे छोड़कर भाग गए। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गई। अच्छा, तो उन्होंने तुम्हें कहाँ रखा था और वहां से बाहर कौन लेकर आया? ग्रीष्मा के पास ध्रुव के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने अचानक बेहोश होने का नाटक कर दिया। सरिता जी घबरा कर उसके पास दौड़ी और गुस्से में बोली, बस भी करो ध्रुव, ये झूठ क्यों बोलेगी? इतने दिन तक हमारे पास नहीं आई, इसका मतलब जरूर किसी बुरी परिस्थिति में रही होगी। ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, या फिर इसके हालात इतने खराब हो गए कि इसके पास यहाँ लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। रत्ना जी ने इशारे से ध्रुव को चुप रहने को कहा। ग्रीष्मा के बेहोश होते ही सब लोग उसे कमरे में ले गए। कुछ देर बाद वहाँ केवल गायत्री देवी, ध्रुव, साहित्य और साक्षी ही रह गए। उनके जाते ही साहित्य ने गुस्से में कहा, एक नंबर की ड्रामेबाज लड़की है ये, इसकी बातों से साफ पता चलता है कि इसका कोई अपहरण हुआ ही नहीं था। गायत्री देवी ने गंभीर स्वर में कहा, चुप ही हो, हमें रत्ना बहू को इन लोगों के चंगुल से निकालना होगा। दया दिखाना अच्छी बात है, लेकिन हर कोई दया के लायक नहीं होता। हाँ दादी, अब बिल्कुल सही कह रही है। ध्रुव ने सहमति में सिर हिलाया। तारा के जाने के लिए जितने जिम्मेदार मेहता लोग हैं, उतनी ही एकता आंटी भी है। दादी, आप किसी तरह उन्हें यहाँ से वापस भेज दीजिए। गायत्री देवी ने नाराज होकर कहा, तेरी माँ ने उसकी दोस्ती की पट्टी आंखों पर बांध रखी है, नहीं तो मैं उस औरत को इस घर में कदम भी नहीं रखने देती। तारा के गायब होने से साक्षी बुरी तरह घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो ध्रुव के गले लगकर बोली, भैया, हम आपसे कभी कोई जिद नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज तारा भाभी को वापस ले आइए, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। वो ठीक तो होंगी ना? ध्रुव ने उसे प्यार से चुप कराते हुए कहा, याद तो मुझे भी उसकी बहुत आ रही है, बस भगवान करे वो जहाँ भी हो सुरक्षित हो और जल्द से जल्द हमें मिल जाए। साहित्य आगे बढ़कर बोला, आप अपना पूरा ध्यान तारा भाभी को ढूंढने में लगाइए। इन अनचाहे मेहमानों से कैसे निपटना है वो हम पर छोड़ दीजिए। गायत्री देवी ने भी उसका साथ दिया। चिंटू सही कह रहा है, तुम बस तारा को ढूंढो, यहाँ की चिंता मत करो। ध्रुव ने सबकी तरफ देखा और बोला, साहित्य, तुम हर वक्त माँ के साथ रहना ताकि कोई उनका फायदा ना उठा सके। साक्षी, तुम ग्रीष्मा पर नजर रखना। दादी, किसी को भी तारा के खिलाफ मत होने दीजिएगा, खासकर माँ को। मैं जल्द से जल्द तारा को ढूंढने की कोशिश करूंगा। सबने उसका साथ देने का वादा किया। अब ध्रुव के सामने सिर्फ एक ही मकसद था, तारा को ढूंढकर वापस लाना। लेकिन उसे ये भी पता था कि बिना किसी सुराग के उसे ढूंढना अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। दूसरी तरफ तारा जयपुर के एक छोटे से आश्रम में थी। मयंक सुबह से उसके उठने का इंतजार कर रहा था। रात भर रोने की वजह से उसकी आंखें देर से खुली। जब वो कमरे से बाहर आई तब घड़ी में लगभग 11 बज रहे थे। मयंक ने मुस्कुराकर कहा, वाह, आज तो बहुत जल्दी उठ गई तुम। तारा ने सीधे पूछा, क्या हमें आज से यहाँ जाना पड़ेगा? उन्होंने तो सिर्फ एक रात रुकने की इजाजत दी थी। तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है क्या? तारा ने धीमे स्वर में कहा, मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला कर लिया है। अगर मैं वहां गई तो तनु ध्रुव को सब बता देगी, फिर वो मुझे ढूंढ लेंगे और मैं उनके पास वापस नहीं जाना चाहती। मयंक हैरान रह गया। अगर उसे तुमसे इतना प्यार था तो तुम उसे छोड़कर क्यों आई? तारा की आंखें नम हो गई। वो मुझे प्यार की वजह से नहीं ढूंढेंगे, मैं उनके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ। ध्रुव का ख्याल आते ही उसकी आंखें भर आई। मयंक परेशान उठा, तारा, तुम्हें आखिर हुआ क्या? मैं कल रात से पूछ रहा हूँ लेकिन तुम कुछ बता ही नहीं रही। मुझे मजबूर मत करो कि मैं समीधा आंटी को सब बता दूं। तारा ने गहरी सांस ली। बस इतना समझ लो कि मेरी और ध्रुव की राहें अब अलग हो चुकी हैं। हम चाह कर भी एक नहीं हो सकते। मयंक तुरंत बोला, तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो ज़मीरज़ादे ने तुम्हें छोड़ ही दिया। तारा गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी। ध्रुव के बारे में कुछ मत कहो, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो करो, नहीं तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये कहकर वो कमरे में चली गई। मयंक भी उसके पीछे अंदर आ गया। आई एम सॉरी तारा, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। आज तुम इतनी टूटी हुई हो तो उसकी वजह सिर्फ ध्रुव है। तारा की आंखों से आंसू बह निकले। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। शायद मेरी किस्मत में किसी का प्यार लिखा ही नहीं है। मयंक कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, लेकिन मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। तुम बस एक बार हाँ कहकर तो देखो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं किस्मत से भी लड़ जाऊंगा। ये सुनते ही तारा हैरान रह गई। मयंक के मन में उम्मीद जागी ही थी कि तारा ने कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन हम दोनों कभी साथ नहीं आ सकते। तनु तुमसे प्यार करती है और मैंने तुम्हें कभी उन नजरों से देखा ही नहीं। तुम मेरे सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो। अगर सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो ये सब भूल जाओ प्लीज तारा। मयंक लगभग गिड़गिड़ा उठा। तारा ने नम आंखों से कहा, सच्चाई चाहे जो भी हो, ध्रुव ने मुझे अपने दिल में जगह दी हो या नहीं, लेकिन मेरे दिल में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उसे रोता देखकर मयंक चुपचाप बाहर चला गया। उसके जाने के बाद तारा ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से फुसफुसाई, आप मुझसे प्यार करो या ना करो ध्रुव, लेकिन मेरे दिल में आपकी जगह हमेशा रहेगी। कुछ देर बाद उसे नहाकर कपड़े बदले और अपना सामान समेट लिया। जाते समय वो वार्डन से मिली और उसने कहा, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ रुकने दिया। महिला मुस्कुराई, मेरा नाम हेमा है, मुझे आंटी कह सकती हूँ। मयंक ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। उन्होंने तारा का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है तो भी घबराओ मत, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। ये सुनकर तारा की आंखों में राहत उतर आई। सच में? हाँ बेटा, लेकिन पहले खाना खाओ और ठंडे दिमाग से सोचो। जिंदगी के फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। तारा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उनके जाते ही मयंक बाहर आया और मन ही मन बोला, आज नहीं तो कल मैं तुम्हारा दिल जरूर जीत लूंगा तारा। उधर तनीषा को तारा के गायब होने की खबर मिल चुकी थी। वो अपनी सारी क्लास छोड़कर सीधे सिंघानिया मेंशन पहुंची।
ध्रुव उसी समय घर की सीसीटीवी फुटेज देखने कंट्रोल रूम जा रहा था। उसे तनीषा को आते देखा और उसके पास पहुंचकर पूछने लगा, मैंने तुम्हें शाम को आने के लिए कहा था, तुम्हें क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी। तनीषा ने नाराज होकर कहा, मेरे लिए कोई एग्जाम तारा से पढ़कर नहीं है, एक बार मिल जाए उसके 2 थप्पड़ जरूर लगाऊंगी। ध्रुव के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। मन तो मेरा भी यही कर रहा है। आपको कोई अंदाजा है कि वो कहाँ जा सकती है? ध्रुव ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं भी सीसीटीवी फुटेज देखने जा रहा हूँ। शायद उसने किसी ऑटो या किसी की मदद ली हो। तनीषा ने हामी भरी और दोनों साथ में कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ गए। क्या रात के समय कोई गार्ड मौजूद नहीं था जिसे तारा को जाते हुए देखा हो? तनीषा ने चिंता से पूछा। मैंने किसी से पूछा नहीं, लेकिन अगर किसी ने उसे देखा होता तो उसी वक्त मुझे फोन आ जाता। तुम जानती हो ना, रात की ड्यूटी में कभी न कभी आंख लगी जाती है, इसके लिए उन्हें दोष देना भी सही नहीं होगा। ध्रुव ने जवाब दिया और कैमरे की फुटेज देखने लगा। दोनों स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे। रात करीब 1:30 बजे एक गार्ड अपने कैबिन में जाता दिखाई दिया। वो काफी देर तक बाहर नहीं आया। उसी दौरान लगभग 2:15 पर तारा मुख्य दरवाजे से बाहर निकली। उसके हाथ में एक बैग था और उसे तनीषा के कपड़े पहन रखे थे। खुद गई सो गई, ऊपर से मेरे कपड़े भी ले गई। इतने मुश्किल से पसंद किए थे मैंने, तनीषा झुंझलाकर बोली। ध्रुव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो गहरी सोच में डूब गया। तारा के हाथ में जो बैग है उसमें कपड़े और जरूरी सामान होगा। फिर ज्वेलरी किसे चुराई? कौन सी ज्वेलरी? तनीषा चौंक गई। तारा के कमरे से उसके सारे गहने गायब हैं। ये सुनते ही तनीषा घबरा गई और कहने लगी, ध्रुव जी, मेरी तारा ऐसी नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकती। तुम्हें उसकी तरफ से सफाई देने की जरूरत नहीं है तनु। मुझे उस पर खुद से ज्यादा भरोसा है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन कोई ऐसा जरूर है जिसने ये सब किया है और वो हमारे घर में ही मौजूद है। ध्रुव की बात सुनकर तनीषा को राहत मिली और उसने कहा, अगर गहने घर से बाहर गए हैं तो उन्हें ले जाने वाला कैमरे में जरूर दिखाई देगा। ठीक है, फिर सारी फुटेज ध्यान से देखते हैं। उत्कर्ष मेहरा वाली घटना के बाद मैंने पूरे घर में एडवांस कैमरा लगवाए थे। दोनों अलग अलग फुटेज देखने लगे। तनीषा पीछे वाले कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रही थी। अचानक रात के करीब 3:30 बजे उसे स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखाई दिया। ऊपर से कोई बैग तेजी से नीचे गिरता नजर आया। उसे तुरंत वीडियो रोक दिया। ये देखिए, मिल गया आपका चोर। ध्रुव ने फुटेज दोबारा देखी। बैग साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन नीचे एक बाइक की धुंधली परछाई जरूर थी। हमारे घर में ऐसा कौन कर सकता है जो गहनों का बैग बाहर फेंके? वो हैरानी से बोला। सिर्फ बाहर फेंका ही नहीं, किसी को पकड़ाया भी है। देखिए, यहाँ बाइक खड़ी है, सब कुछ साफ नहीं दिख रहा, लेकिन इतना तो तय है कि चोर आपके घर में ही है। ध्रुव ने तुरंत उस फुटेज की कॉपी निकलवा ली। इतना सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि मेरी तारा बेगुनाह है। वैसे घर वालों को किसी सबूत की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ लोग जरूर सवाल उठाएंगे। फुटेज में तारा के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। इस वजह से ध्रुव फिर उदास हो गया। तनीषा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारी तारा हमें जल्दी मिल जाएगी। लेकिन कब? ध्रुव ने बुझी आवाज में पूछा। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो यूनिवर्सिटी जरूर आएगी। पढ़ाई उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका जुनून उसे वापस वहाँ खींच लाएगा। तनीषा की बात सुन ध्रुव ने कहा, तो फिर मैं भी यूनिवर्सिटी में बैठ जाता हूँ। कम से कम वो आएगी तो मुझे पता जाएगा। उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम कर दूंगी। ध्रुव ने सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। तनीषा के साथ होने से उसे थोड़ी तसल्ली महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद तनीषा उठ खड़ी हुई। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। लंच का समय हो रहा है, खाना खाकर ही जाना। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आपके घर इतने सारे लोग आए हुए, तारा के बिना मैं यहाँ अजीब महसूस करूँगी। तारा नहीं हुई? तारा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। मेरे रहते तुम्हें असहज नहीं लगेगा। ध्रुव के बार बार कहने पर तनीषा को मानना पड़ा। दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ आए। वहाँ सिंघानिया परिवार के साथ मेहता परिवार और एकता जी भी मौजूद थी। तनीषा को देखते ही मिस्टर मेहता ने पूछा, ये लड़की कौन है? ये मेरी पत्नी तारा की सबसे अच्छी दोस्त और उसकी बहन जैसी है। आओ तनु, बैठो। ध्रुव ने उसके लिए कुर्सी पीछे खींचते हुए कहा। फिर वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हें आए काफी देर हो गई और मैंने पानी तक नहीं पूछा। तारा के गायब होने से मैं खुद बहुत परेशान हूँ। ध्रुव उसके पास बैठ गया ताकि वो असहज महसूस न करे। सिंघानिया परिवार के अलावा बाकी सभी लोग तनीषा को अजीब नजरों से देख रहे थे। एकता जी ने तिरस्कार से कहा, लगता है तुम्हारी बहू ने इस घर को भी अनाथ आश्रम समझ लिया था, तभी कोई भी मुंह उठाकर यहाँ चला आता है। ध्रुव ने बिना उनकी तरफ देखे तनीषा की प्लेट में खाना परोसते हुए कहा, हाँ सही कहा आपने। अब देखिए ना, आप भी तो इतने दिनों से यहीं रह रही हैं, फिर भी किसी ने आपको जाने के लिए नहीं कहा। उसका रूखा जवाब सुनकर एकता जी का चेहरा उतर गया। उधर ग्रीष्मा और उसके माता पिता भी तनीषा को तिरछी नजरों से देख रहे थे। तभी एकता जी की नजर अचानक तनीषा के गले में पड़े लॉकेट पर गई। वो वही लॉकेट था जो तारा हमेशा पहना करती थी। उसे देखते ही एकता जी की आंखें फैल गई और वो एकटक उसी लॉकेट को घूरने लगी। लॉकेट देखते ही एकता की नजर उसी पर टिक गई। उनके चेहरे पर पहले हैरानी और फिर गुस्सा उभर आया। उन्हें देखकर आसपास बैठे लोग भी उनकी बेचैनी समझ गए। तुरंत, तुम्हारे गले में इतना महंगा लॉकेट कहाँ से आया? कहीं तुमने भी अपनी दोस्त की तरह किसी का सामान तो नहीं चुराया? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। तनीषा कुछ कहती उससे पहले ध्रुव बोल पड़ा, समस्या क्या है आपकी? एकता आंटी, पहले तारा और अब तनु। आपको क्यों लगता है कि महंगी चीजें सिर्फ आप लोग ही खरीद सकते हैं? ये लॉकेट तनु का है। और क्या गारंटी है? और क्या गारंटी है कि ये सच में उसी का है? तनीषा सच बताना चाहती थी कि वो लॉकेट तारा का है और उसके जन्म की आखिरी निशानी भी, लेकिन ध्रुव ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। ये तनु के जन्म से उसके पास है। अब अगर आपके सवाल खत्म हो गए हो तो मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। आप अभी तक हमारे घर में क्या कर रही हैं? दादी का हाल जान लिया, अब आपको वापस चले जाना चाहिए। ध्रुव की बात सुनकर एकता चुप हो गई। वो जैसे किसी और ही दुनिया में खो गई थी। रत्ना जी ने उनका हाथ पकड़ा, तब जाकर उन्हें होश आया। उन्होंने बिना कुछ कहे खाना छोड़ा और अपने कमरे की तरफ चली गई। ध्रुव ने गुस्से में कहा, माँ बेहतर होगा आप उन्हें समझा दे कि तारा और उससे जुड़े लोगों से बदतमीजी ना करें। फिर उसने तनीषा की तरफ देखा। चलो तनु, यहाँ से चलते हैं, कहीं बाहर जाकर आराम से खाना खाते हैं, कम से कम वहाँ शांति तो मिलेगी। रत्ना जी ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन ध्रुव तनीषा को लेकर वहां से निकल गया। उनके जाते ही बाकी लोग भी अपने कमरों में चले गए। अब डाइनिंग टेबल पर सिर्फ ग्रीष्मा और उसके माता पिता थे। जब हम यहाँ रहते थे तब इस परिवार में कितना प्यार था। आप देखो, ध्रुव अपनी माँ से ही बहस करने लगा है। ग्रीष्मा बोली, ये सब उस तारा की वजह से हुआ है, उसे पूरे परिवार को तोड़ दिया। सरिता जी ने कहा। भावेश जी भी गंभीर स्वर में बोले,
जो होना था हो गया, अब हमें बस ये सोचना चाहिए कि ध्रुव जल्दी शादी के लिए तैयार हो जाए। ग्रीष्मा के होठों पर मुस्कान आ गई। डोंट वरी पापा, अब मैं सब संभालूंगी। दूसरी तरफ ध्रुव और तनीषा गाड़ी में बैठ चुके थे। दोनों लंच के लिए बाहर जा रहे थे। तनीषा ने देखा कि ध्रुव अभी भी गुस्से में था, इसलिए उसने धीरे से कहा, काम डाउन ध्रुव जी, तारा मिल जाएगी। आप अपना गुस्सा सब पर क्यों निकाल रहे हैं? ध्रुव ने गहरी सांस ली। कैसे शांत रहूं? अपने ही घर में घुटन होने लगी है। कोई भी कहीं से आकर बैठ जाता है और हमें ही गलत साबित करने लगता है। और आज तो हद हो गई। एकता आंटी ने तुम्हारे साथ जिस तरह बात की वो बिल्कुल गलत था। लेकिन आपने भी उनसे झूठ बोला। आप जानते हैं कि वो लॉकेट मेरा नहीं, तारा का है। वो हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं सच बता देता तो उन्हें तारा पर आरोप लगाने का एक और मौका मिल जाता। वैसे भी तारा इसे कभी नहीं पहनती, इसलिए समझ लो कि अब ये तुम्हारा है। तनीषा मुस्कुरा दी, फिर बोली, वैसे आप मेरे साथ बाहर आए ही हैं, तो मेरी थोड़ी मदद भी कर दीजिए। हाँ बताओ, क्या काम है? 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे है, उसी की तैयारी के लिए कुछ सामान खरीदना है। ठीक है, पहले खाना खाते हैं, फिर तुम्हें शॉपिंग करवा दूंगा। लंच के बाद ध्रुव उसे उसी बाजार में ले गया जहाँ पिछली बार तारा और तनीषा साथ आई थी। भीड़ देखकर उसने कहा, तुम दोनों दोस्तों को शॉपिंग के लिए यही जगह क्यों पसंद आती है? तनीषा हंस पड़ी क्योंकि यहाँ अच्छी चीजें सस्ते दामों में मिलती है। पूरा जयपुर जानता है कि ये सबसे सस्ता बाजार है। अचानक उसे कुछ याद आया। आपको पता है, पिछली बार जब मैं और तारा यहाँ आए थे तब हमने ग्रीष्मा को भी यहीं देखा था। ध्रुव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ग्रीष्मा इस तरह की जगह पर कभी नहीं आएगी। उसे हमेशा महंगी और ब्रांडेड चीजों का शौक रहा है। हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास पैसे ही ना हो तो? तनीषा ने धीरे से कहा। हम उसी दिन आपको सब बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले वो आपके घर पहुंच गई थी। तनीषा कुछ सामान लेने चली गई। ध्रुव वहीं खड़ा सोचने लगा। मुझे भी उस पर शक है। इतने महीनों तक वो कहाँ थी, किसी को नहीं पता। और उसकी कहानी भी मुझे पूरी तरह सच नहीं लगती। उसी समय उसे इंस्पेक्टर की बात याद आई। उसे तुरंत फोन मिलाया। कुछ देर बात करने के बाद उसने फोन काट दिया। उत्कर्ष मेहरा पेरोल पर बाहर आ गया है। अगर किसी को ग्रीष्मा की सच्चाई पता हो सकती है तो वो सिर्फ वही है। मुझे उससे मिलना होगा। तभी तनीषा वापस आ गई। ध्रुव ने अपने मन की बात वहीं दबा ली और गाड़ी यूनिवर्सिटी हॉस्टल की तरफ बढ़ा दी। दूसरी ओर घर में एकता ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। रत्ना जी ने कई बार दरवाजा खटखटाया, पर एकता ने यह कहकर उन्हें वापस भेज दिया कि वो कुछ देर अकेली रहना चाहती है। कुछ घंटों बाद रत्ना जी दोबारा उसके कमरे में गई। इस बार दरवाजा एकता ने खोला। जैसे उसने रत्ना को देखा, वो उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ एकता, सब ठीक है ना? तो इतनी परेशान क्यों है? रत्ना जी ने घबराकर पूछा। एकता ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये सब कैसे बताऊं। इस वक्त सिर्फ तू ही है जो मुझे समझ सकती है। रत्ना, तनीषा के गले में जो चेन और पेंडेंट है वो मेरा है। रत्ना जी हैरान रह गई। तुझे कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो वो लॉकेट उसके गले में बरसों से देख रही हूँ। ऐसा ही एक डिजाइन तेरे पास भी था, लेकिन उसका तनीषा से क्या संबंध? एकता की आंखों से सिर्फ आंसू बहने लगे। मैं ये नहीं कह रही कि वो मुझसे चोरी हुआ था। मैंने वो खुद किसी को दिया था। याद है, शादी से पहले मैं एक लड़के से प्यार करती थी। रत्ना जी ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी मौत के बाद मैं कुछ महीनों के लिए नानी के गांव चली गई थी। सबको लगा था कि मैं दुख से बाहर निकलने गई हूँ, लेकिन उस समय मैं प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही रत्ना जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुम सच कह रही हो? एकता ने सिर झुका लिया। हाँ, समय निकल चुका था, इसलिए गर्भपात नहीं हो सका। मैंने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन घर वालों के दबाव में मुझे उसे अस्पताल में छोड़ना पड़ा। उससे दूर होने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैंने अपना सबसे प्यारा लॉकेट उसके गले में पहना दिया। वो फिर रोने लगी। रत्ना, तनीषा मेरी बेटी है। मैं अपनी बच्ची से नफरत करती रही। मुझे खुद से घिन आ रही है। रत्ना जी ने उसे गले लगा लिया। गलती सिर्फ तनीषा के साथ नहीं, तारा के साथ भी हुई है। जैसे मजबूरी में तूने अपनी बेटी को छोड़ा, वैसे ही किसी मजबूरी में तारा की माँ ने भी उसे छोड़ा होगा। एकता ने आंसू पोंछे। मैं बस एक बार उसे गले लगाकर माफी मांगना चाहती हूँ। मैं इतनी बदनसीब माँ हूँ कि अपनी बेटी को सच भी नहीं बता सकती। अगर उसने मुझसे नफरत की तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। रत्ना जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तनीषा बहुत समझदार है, वो तुम्हारी मजबूरी जरूर समझेगी। शायद भगवान मुझे अपनी बेटी से माफी मांगने का एक आखिरी मौका देना चाहते हैं। आप चिंता मत कर, मैं सही समय देखकर उसे सब सच बता दूंगी। एकता ने भावुक होकर उनका हाथ पकड़ लिया। तो सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। रत्ना जी मुस्कुरा दी, जबकि एकता अपनी बेटी को माँ कहकर पुकारते सुनने के सपने बुनने लगी। तनीषा को हॉस्टल छोड़ने के बाद ध्रुव वापस सिंघानिया मेंशन लौट आया। उत्कर्ष मेहरा के पेरोल पर बाहर आने की खबर ने उसे बेचैन कर दिया था। उसे तुरंत घर की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। मुख्य गेट से लेकर घर के हर कोने पर अतिरिक्त गार्ड तैनात कर दिए गए, ताकि उसके परिवार पर कोई खतरा न आए। बाहर इतनी सिक्योरिटी देखकर भावेश जी उसके पास आ गए। तुमने अचानक इतनी सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी? ध्रुव ने गंभीर स्वर में कहा। उत्कर्ष मेहरा जेल से कुछ दिनों की छुट्टी पर बाहर आया है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाए। भावेश जी ने नाराज होकर कहा, अगर तुमने पहले हमें इसके बारे में सब कुछ बता दिया होता तो मेरी बेटी को ये सब नहीं झेलना पड़ता। ध्रुव की भौहें सिकुड़ गई। उसने मेरी पत्नी तारा पर भी हमला किया था। मैं बता भी देता तो क्या बदल जाता? वो आदमी बहुत खतरनाक है। तभी 4-5 लोगों की एक टीम गेट से अंदर आई। सभी इलेक्ट्रिशियन की वर्दी में थे। ध्रुव ने पहचान नहीं पा रहा था। आप लोगों को किसने बुलाया है? उसने पूछा। उनके जवाब देने से पहले भावेश जी बोले, मैंने बुलाया है। घर में कई जगह मरम्मत की जरूरत है। कल ही ग्रीष्मा को करंट का झटका लगा था। ध्रुव को उनका यह फैसला पसंद नहीं आया। मुझे बताए बिना किसी को भी घर में बुलाने की जरूरत नहीं थी। भावेश जी ने नरम स्वर में कहा, मैं आज भी तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। तारा अब यहाँ नहीं है। हम फिर से पहले जैसे रिश्ते बना सकते हैं। ध्रुव की आंखों में गुस्सा उतर आया। सच को स्वीकार कर लीजिए मिस्टर मेहता, मेरी पत्नी तारा है और हमेशा वही रहेगी, चाहे वो यहाँ हो या नहीं। इतना कहकर वो अंदर चला गया। मेंटेनेंस टीम भी अपने काम में लगे। उसी दौरान एक आदमी चुपचाप ग्रीष्मा के कमरे तक पहुंचा। अंदर जाते उसने दरवाजा बंद किया और अपने चेहरे से नकली दाढ़ी मुंह छटा दी। अंश! ग्रीष्मा हैरान रह गई। अंश ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रख दी।
धीरे बोलो बेबी, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए तुम्हें देखने चला आया। ग्रीष्मा घबरा गई। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अंश ने उसे बाहों में भर लिया। अब चलो यहाँ से, हमने जो गहने चुराए हैं उनसे कई महीनों तक आराम से रह सकते हैं। ग्रीष्मा ने खुद को उससे अलग किया। पागल मत बनो, अब पीछे हटने का समय नहीं है। तारा हमारे रास्ते से हट चुकी है। मेरे मम्मी पापा को मुझ पर विश्वास हो गया है। अब मेरी शादी ध्रुव से होकर रहेगी। अंश की आंखों में जलन उतर आई। मैं तुम्हें किसी और की होते नहीं देख सकता। ग्रीष्मा ने उसके चेहरे को छुआ। ये पूरा प्लान तुम्हारा ही था। तुमने मुझे इंडिया भेजा था ताकि मैं ध्रुव से शादी करके उसकी संपत्ति हासिल कर सकूं। अब भावुक मत बनो, बस कुछ दिनों की बात है। अंश ने गहरी सांस लेकर सिर हिला दिया और उसे फिर से गले लगा लिया। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों घबरा गए। ग्रीष्मा ने जल्दी से उसे फिर से वेश बदलने को कहा। अंश ने नकली दाढ़ी मूंछ लगाई। ग्रीष्मा ने दरवाजा खोला तो बाहर मेंटेनेंस टीम का एक आदमी खड़ा था। मैडम, मुझे आपका कमरा चेक करना है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके गले पर चाकू रख दिया। ग्रीष्मा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। आवाज सुनते ही सब लोग वहां इकट्ठा हो गए। अंदर अंश डर के मारे दीवार के पीछे छिप गया। ध्रुव ने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया। उत्कर्ष मेहरा, भावेश ही घबरा गए। ये अब घर के अंदर कैसे आ गया? ध्रुव ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। आपने इस मुसीबत को घर बुलाया है, बिना पूछे किसी को भी अंदर घुसने दिया। सरिता जी रोते हुए आगे बढ़ी। मेरी बेटी को छोड़ दो, अगर बदला लेना है तो जाकर तारा को नुकसान पहुंचाओ। उत्कर्ष जोर से हंस पड़ा। उससे भी हिसाब बाकी है, लेकिन आपकी बेटी से पुराने हिसाब पहले चुकाने हैं। ग्रीष्मा कांपती आवाज में बोली, ध्रुव मुझे बचा लो। उत्कर्ष ने उसके बाल पकड़ लिए। क्या हुआ मैडम? लगता है मैं अभी तक याद हूँ। ध्रुव ध्यान से दोनों को देख रहा था। उत्कर्ष की आंखों में पागलपन था और ग्रीष्मा के चेहरे पर डर। रत्ना जी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ करो ध्रुव, वरना ये उसे मार देगा। उत्कर्ष चिल्लाया। किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो इसके टुकड़े कर दूंगा। पूरा घर दहशत में डूब गया। गार्ड और नौकर भी सहमे खड़े थे। मेंटेनेंस टीम का हेड कांपते हुए बोला, सर हमें नहीं पता था कि ये अपराधी है, यार सुबह ही काम मांगने आया था। भावेश जी गुस्से से तमतमा उठे। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। कमरे के बाहर तनाव बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूरी पर साक्षी और साहित्य खड़े थे। दोनों के चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी। साहित्य फुसफुसाया, अगर आज ये चुड़ैल मर गई ना तो तारा भाभी की जिंदगी से इसका चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साक्षी भी धीमे से बोली, पहली बार मुझे उत्कर्ष का कोई काम अच्छा लग रहा है। उधर ध्रुव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उत्कर्ष, ग्रीष्मा को छोड़ दो, तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, इस पर नहीं। उत्कर्ष जोर से हंसा। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। और तुम्हें किसने कहा कि मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है? तुम लोग इस लड़की को जानते ही नहीं। ये तुम सबको बेवकूफ बना रही है। और वो कहाँ है? वो लड़की कहाँ है? उसकी बात सुनकर सब उलझ गए। सरिता जी हाथ जोड़कर बोली, छोड़ दो मेरी बेटी को, पहले ही बहुत तंग कर लिया इसे तुमने। उत्कर्ष व्यंग्य से हंसा। अच्छा, तो इसने ये कहानी सुनाई है? मैं अभी इसकी सच्चाई बताता हूँ। वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। पीछे से अंश ने स्क्रू ड्राइवर उसके पेट में घोंप दिया था। वो लगातार वार किए जा रहा था। ध्रुव दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गए हो क्या? ये मर जाएगा। अंश ने घबराने का नाटक किया। सर मैं तो मैडम की जान बचा रहा था, अगर मैं नहीं आता तो ये इन्हें मार देता। असल में वो उत्कर्ष का मुंह हमेशा के लिए बंद करना चाहता था। उत्कर्ष बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। ध्रुव उसके पास बैठ पूछने लगा, उत्कर्ष बोलो, तुम ग्रीष्मा के बारे में क्या बताना चाहते थे? लेकिन तब तक उत्कर्ष बेहोश हो चुका था। ध्रुव की नजर अंश पर गई। अगर तुम सच में ग्रीष्मा को बचाना चाहते थे तो एक बार काफी था। तुम जानबूझकर उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। आखिर तुम हो कौन? अंश ने कंधे उचकाए। भलाई का जमाना ही नहीं रहा, किसी की जान बचाओ और उल्टा सवाल सुनो। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई और घायल उत्कर्ष को अपने साथ ले गई। हैरानी की बात यह थी कि ग्रीष्मा के चेहरे पर डर नहीं बल्कि राहत दिखाई दे रही थी। इस हादसे के बाद पूरा सिंघानिया परिवार एक कमरे में इकट्ठा था। दूसरी तरफ ग्रीष्मा अपने माता पिता के साथ बैठी थी। रत्ना जी घबराकर बोली, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। ऊपर से तारा भी घर पर नहीं है, मुझे डर लग रहा है। साहित्य बोला, माँ अब उत्कर्ष किसी को नुकसान पहुंचाने की हालत में नहीं है। साक्षी ने तुरंत कहा, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा राज खोलने वाला था। मुझे तो पहले से इस ग्रीष्मा पर शक है। मैंने इसे कई बार किसी से छिपकर बातें करते सुना था। ध्रुव ने चौंक कर पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? साक्षी बोली, मैंने कई बार इसे फोन पर प्लान बनाते सुना था। ये किसी से कह रही थी कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर ध्रुव के दिमाग में कई बातें एक साथ घूमने लगी। वो गंभीर होकर बोला, मुझे इसकी किडनैपिंग की कहानी पर पहले से शक था। अब उत्कर्ष की बातों ने उस शक को और मजबूत कर दिया है। इस खेल में ग्रीष्मा अकेली नहीं है, कोई और भी है जो इसका साथ दे रहा है। इतना कहकर वो रुक गया। उसके दिमाग में अंश का चेहरा घूम रहा। लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि अच्छा हुआ तारा यहाँ नहीं थी। अगर वो होती तो शायद उत्कर्ष उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। गायत्री देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि हमारी तारा जहां भी हो सुरक्षित हो। रत्ना जी ने सबको आराम करने के लिए भेज दिया। ध्रुव अपने कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वो सोचने लगा, उत्कर्ष ग्रीष्मा को अच्छी तरह जानता है। कहीं इंस्पेक्टर जिस साथी की बात कर रहा था वो ग्रीष्मा ही तो नहीं, और जो आदमी ज्वेलरी लेकर गया था उसका संबंध भी इसी से हो सकता है। अगर ऐसा है तो तारा पर लगाया गया इल्जाम झूठा है। मुझे हर हाल में ग्रीष्मा की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। उधर ग्रीष्मा अपने कमरे में बिल्कुल निश्चिंत होकर लेटी थी। उत्कर्ष के घायल हो जाने के बाद उसके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि थी। अब उसे लग रहा था कि उसके सारे राज हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं। कमरे में पहुंचकर भी ध्रुव की आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। उसे लग रहा था कि सच उसके बहुत करीब है, लेकिन हर बार कोई न कोई उसे छिपा देता है। उसे तारा की तस्वीर हाथ में ली और धीरे से कहा, तुम जहां भी हो बस एक बार मिल जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर लगा हर इल्जाम मिटा दूंगा और उन लोगों का सच सबके सामने लेकर आऊंगा जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे और रात के गहरे सन्नाटे में वो अकेला बैठा तारा को याद करता रहा। रात का लगभग 1 बज रहा था। पूरे आश्रम में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई गहरी नींद में था, लेकिन तारा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने कमरे से निकलकर आश्रम के छोटे से गार्डन में टहल रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी।
पर उसके मन में उठ रहा तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आज पहली बार उसने पूरा दिन ध्रुव के बिना बिताया था और यही बात उसे भीतर से तोड़ रही थी। टहलते हुए भी उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका मन बार बार ध्रुव के पास लौट जा रहा था। क्या उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश भी की होगी? मुझे इस तरह बिना बताए नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगर बता देती तो वो मुझे कभी जाने नहीं देते। समझ नहीं आता कि सच क्या है और झूठ क्या। उस दिन उनका रूप देखकर तो लगा था कि मैं इतने दिनों से किसी और इंसान के साथ रह रही थी। अगर उनके दिल में मेरे लिए इतना प्यार था तो फिर उन्होंने सबके सामने ग्रीष्मा से शादी के लिए हाँ कैसे कह दी? हमारे रिश्ते की सबसे निजी बातें सबके सामने क्यों रख दी? उस दिन का हर दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। जो भी हो, अब तो उन्हें उनकी खुशी मिल गई होगी। अब रहो उस चुड़ैल के साथ खुश। वो वापस कमरे की ओर मुड़ी ही थी कि सामने से मयंक आता दिखाई दिया। कब तक खुद को इस तरह तकलीफ देती रहोगी तारा? उसने पास जाकर पूछा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो मयंक। मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि एक बटन दबाऊं और सारी यादें मिट जाएं। इंसान हूँ, चीजों को भुलाने में वक्त लगता है। लेकिन जिन एहसासों को तुम भूलने की कोशिश कर रही हो, ध्रुव सिंघानिया उन्हें एक पल में भूल चुके हैं। मयंक के कहते ही तारा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं थोड़ी कमजोर हूँ, इसलिए मुझे समय लगता है। और हाँ, मेरे लिए यहाँ रुकने का इंतजाम करने के लिए धन्यवाद। वो जाने लगी, तभी मयंक की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। उसके घर पर हमला हुआ है। तारा पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। किसके घर पर? क्या हुआ? मयंक ने उसके पास कहा। लगता है तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, वरना तुम्हें खबर मिल जाती। पूरे शहर में यही चर्चा है कि ध्रुव सिंघानिया के घर पर उत्कर्ष मेहरा ने हमला कर दिया। उत्कर्ष का नाम सुनते ही तारा का चेहरा सफेद पड़ गया। ध्रुव को तो कुछ नहीं हुआ ना? उसके मुंह से बिना सोचे ये सवाल निकल गया। मयंक हल्का मुस्कुराया। घबराओ मत, तुम्हारे ध्रुव बिल्कुल ठीक है। हाँ, उत्कर्ष बुरी तरह घायल होकर बाहर निकाला गया है। अंदर क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी किसी को नहीं मिली। लेकिन उसे घायल कौन कर सकता है? वो तो बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा हुआ तुम वहां नहीं थी, वरना वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। ध्रुव के सुरक्षित होने की बात सुनकर तारा ने राहत की सांस ली, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मुझे क्या, उनके घर में जो भी हो, अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर वो कमरे की ओर चली गई। मयंक वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान थी। कब तक खुद से झूठ बोलोगी तारा? उत्कर्ष का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह से सबसे पहले ध्रुव का नाम निकला था। वो धीरे से मुस्कुराया और वहां से चला गया। कमरे में आने के बाद भी तारा बेचैन थी। उसके पास मोबाइल नहीं था और वो किसी से संपर्क भी नहीं कर सकती थी। ध्रुव को सच में कुछ नहीं हुआ होगा ना? कितनी बेवकूफ हूं मैं, बिना बताए यहाँ चली आई और उन्होंने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। शायद वो मेरे जाने का ही इंतजार कर रहे थे। उसका दिल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। एक बार बात करके पूछ लूं कि वो ठीक है या नहीं, फिर चाहे हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाऊं। यही सोचकर वो दोबारा कमरे से बाहर निकली, लेकिन पूरे आश्रम में गहरी शांति थी। हर कोई सो चुका था। उसे निराश होकर चारों ओर देखा। अब तो सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। कल किसी से फोन लेकर बात कर लूंगी। वो वापस कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। ध्रुव के साथ बिताए हर पल की यादें उसके मन में उतरने लगी। कभी उनकी हंसी, कभी उनकी परवाह, कभी उनकी आंखें। उन यादों को सीने से लगाए वो पूरी रात जागती रही। उधर सिंघानिया मेंशन में सब लोग सो चुके थे। ग्रीष्मा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसे धीरे से लाइट जलाई और तुरंत अंश को कॉल कर दिया। थैंक यू सो मच बेबी, आज तुमने मेरी जान बचा ली। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। पहले ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुमने समय रहते उत्कर्ष को रोक दिया, वरना वो सब कुछ बता देता। अंश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो मरा नहीं है, सिर्फ घायल है। अगर उसे होश आ गया तो हमारे सारे राज खुल जाएंगे। ग्रीष्मा की आवाज कांप गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? पागल हो गई हो क्या? बाहर पुलिस है और ध्रुव मुझे देख चुका है। अभी पकड़े गए ना तो सब खत्म हो जाएगा। ग्रीष्मा ने गहरी सांस ली। वैसे भी अब ध्रुव को मुझ पर शक होने लगा है। मुझे पहले से डर था। हमने उत्कर्ष पर भरोसा करके गलती की थी। ग्रीष्मा गुस्से से बोली। उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। पुलिस स्टेशन से कॉल करके खुद हमें फंसाने चला था। अंश ने उसे शांत किया। अब उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। वो हमारे अतीत का मोहरा था। हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ग्रीष्मा की आंखें भर आई। लेकिन मैं ध्रुव से शादी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अंश कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान। एक रास्ता है। कैसा रास्ता? शादी की तैयारियां होने दो। शादी वाले दिन तुम मेरे साथ भाग आना। फर्क बस इतना होगा कि इस बार तुम खाली हाथ नहीं आओगी। सिंघानिया और मेहता परिवार के सारे कीमती गहने और जितना हो सके उतना नकद अपने साथ ले आना। ये सुनते ही ग्रीष्मा सन्न रह गई। अंश आगे बोला। उधर मैं ये घर बेचने की तैयारी करूंगा, लेकिन इस बार हम न्यूयॉर्क या पेरिस जाने जैसी गलती नहीं करेंगे। इंडिया में किसी शहर में बस जाएंगे और आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे। न तुम्हें ध्रुव के साथ रहना पड़ेगा और ना मुझे तुमसे दूर होना पड़ेगा। ग्रीष्मा कुछ पल तक उसके प्लान के बारे में सोचती रही। प्लान तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ गहने और पैसे काफी होंगे। अंश हल्का हंस पड़ा। लालच करना अच्छी बात नहीं है। सोचो अगर तुमने ध्रुव से शादी कर ली तो तुम्हें उसके साथ रिश्ता निभाना पड़ेगा। एक आदर्श बहू बनने का नाटक करना पड़ेगा। क्या पता तलाक और बाकी चक्करों में कितने साल निकल जाएं। हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ग्रीष्मा ने चिंता से पूछा। लेकिन मम्मी पापा, ऐसे में वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कैसे करें? ये तुम्हारे ऊपर है। शादी से पहले किसी तरह उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा और हम आराम से जी सकेंगे। ग्रीष्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, कल से मैं बीमार होने का नाटक शुरू करती हूँ। पापा मेरी खुशी के लिए फिर से ध्रुव के सामने शादी की बात रखेंगे। बस इस बार वो हाँ कर दे। अंश भी खुश हो गया। तुम अपना काम करो। इधर मैं उत्कर्ष मेहरा का ख्याल रख रहा हूँ। चिंता मत करो, अब उसे कभी होश नहीं आएगा। वो ये कहते हुए अस्पताल के बिस्तर पर पड़े उत्कर्ष की तरफ देखने लगा। उसे सफाई कर्मचारी के कपड़े पहन रखे थे और कमरे की सफाई का नाटक कर रहा था। कॉल खत्म होने के बाद ग्रीष्मा ने खुद से कहा, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो मुझे ध्रुव के साथ रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस किसी तरह वो शादी के लिए हाँ कर दे। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके कमरे के बाहर खड़ा ध्रुव उसकी सारी बातें सुन चुका था। उसने मन ही मन कहा, डोंट वरी ग्रीष्मा, इस बार ध्रुव शादी के लिए जरूर हाँ कहेगा। लेकिन जाल में फंसने वाले हम नहीं, तुम और तुम्हारा साथी हो। ध्रुव धीरे से वहां से हट गया। तारा के बिना उसे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे से बाहर निकलते समय उसने ग्रीष्मा के कमरे की लाइट जली देखी थी। साक्षी की बातें याद आने पर वो उसके कमरे के बाहर रुक गया और अनजाने में उसका पूरा प्लान सुन लिया।
अपने कमरे में पहुंचने के बाद वो देर तक सोचता रहा। सबसे पहले तो मुझे शादी के लिए हाँ कहनी होगी, फिर बात आती है गहनों की। थैंक यू सो मच तारा, तुम यहाँ नहीं हो फिर भी मेरी मदद कर रही हो। तुमने कभी असली गहने नहीं पहने और हमेशा उनकी इमिटेशन ज्वेलरी बनवाई। यही बात अब मेरे काम आएगी। ग्रीष्मा और उसका साथी असली और नकली का फर्क कभी नहीं समझ पाएंगे। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम अपना खेल खेलो ग्रीष्मा, और मैं अपना खेल खेलता हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे मेरी तारा। इस बार मुकाबला बराबरी का होगा। अब ध्रुव पूरी तरह तैयार था। दूसरी तरफ ग्रीष्मा भी अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी, जहां वो ध्रुव और अपने माता पिता को धोखा देकर सब कुछ अपने नाम करने के सपने देख रही थी। अगली सुबह कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनते ही ग्रीष्मा बिस्तर पर उठकर बैठ गई। जरूर मॉम और डैडी होंगे। उसे जल्दी से दराज खोली और अपनी सारी दवाइयां बाहर निकाली। फिर जानबूझकर ऊंची आवाज में बोली, मुझे ध्रुव के बिना नहीं जीना। अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो ठीक है, लेकिन मैं भी अब और नहीं जी सकती। आखिर कब तक अपनी सच्चाई साबित करती रहूंगी? एक बार दर्द होगा और फिर हमेशा के लिए सब खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। बाहर खड़े भावेशी और सरिता जी घबराकर कमरे में दौड़े। उन्होंने देखा कि ग्रीष्मा एक साथ कई गोलियां निकलने की कोशिश कर रही थी। भावेशी ने तुरंत उसके हाथ से दवाइयां छीनकर दूर फेंक। सरिता जी उसे गले लगाकर रोने लगी। ये क्या करने जा रही थी तुम? हमने तुझे इतने प्यार से पाला, क्या इसलिए कि तू अपनी जान लेने पर उतर आए? ग्रीष्मा से सकते हुए बोली, बस बहुत हो गया, हम मुझसे और नहीं सहा जाता। भावेशी गुस्से में बोली, अपना सामान पैक करो, हम आज ही अहमदाबाद वापस जा रहे हैं। अपना दाम उल्टा पड़ता देख ग्रीष्मा और जोर से रोने लगी। मुझे ध्रुव को छोड़कर कहीं नहीं जाना। अगर आप मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो मेरी लाश ले जाइएगा। मैं बहुत पहले ही ध्रुव को अपना पति मान चुकी हूँ। भावेशी लाचार होकर बोली, अब तुम्हारी और ध्रुव की शादी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर खुशी ला सकता हूँ, लेकिन ये नहीं। मुझे आपकी प्रॉपर्टी, पैसे या गहने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा ध्रुव चाहिए। सरिता बोली, अगर ध्रुव नहीं मिल सकता तो इसे बिजनेस में शामिल कर लीजिए, इसका ध्यान बढ़ जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद भावेशी बोली, ठीक है, अहमदाबाद पहुंचते ही मैं कंपनी के कुछ शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूंगा। ग्रीष्मा ने तुरंत सिर हिला दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, आप बस एक आखिरी बार ध्रुव से बात कर लीजिए। वो रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। आखिरकार भावेशी पिघल गई। ठीक है, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए एक आखिरी बार बात करूंगा, लेकिन अगर इस बार भी ध्रुव ने मना कर दिया तो तुम्हें मेरी हर